पेटेंट एक्ट, हमारे पास एक पेटेंट एक्ट होता है, पेटेंट द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 उसको हम बोलते हैं, वो बेयर एक्ट्स होते हैं, ठीक है। उस एक्ट में कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे हर एक्ट में, लॉ के स्टूडेंट्स को तो एक्ट बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसा रहता है, एक्ट्स कैसे होते हैं। तो उसमें कुछ सेक्शन है, एक सेक्शन 3 और 4 है, उसको हम अभी करेंगे कि सेक्शन 3 और 4 जो है उसमें जो चीजें आती हैं वो नॉन पेटेंटेबल होती हैं, वो पेटेंट्स नहीं कर सकते हम उनको, क्योंकि हर चीज से कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन भी होते हैं। अब जब हम इन्वेंशन की बात करते हैं तो जो सेक्शन 21J जो है वो क्या कहता है, इन्वेंशन क्या है, कोई भी एक नया प्रोडक्ट है या प्रोसेस है जिसमें कि कोई इन्वेंटिव स्टेप है, यानी कि कुछ एक नया टेक्निकल एडवांसमेंट है और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसमें सारी वो चीजें आ गई जो हमने 3 बोली थी, इट शुड बी न्यू मींस नॉवल होना चाहिए, उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। तो इन्वेंशन की डेफिनेशन इसमें आती है हमारी। और जब हम नॉवेल्टी की बात करते हैं, इट शुड बी एब्सोल्यूट नॉवेल्टी, यानी कि हम क्या बात करते हैं कि वो ये नहीं कि इंडिया में तो ये नहीं है, हम बात करते हैं कि जब हम कई बार बोलेंगे नहीं इंडिया में नहीं है ये चीज़, इंडिया में नहीं, वो ग्लोबल कंसेप्ट में हमें बात करें कि पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सर्च करते हैं तो वो कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड सर्च होती है कि वो कहीं पे भी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए वैसे, तब हम उसको बोलते हैं कि वो न्यू है और उसमें इन्वेंटिव स्टेप जो है, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए उसमें कि यानी कि उसमें कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट आपने किया होना चाहिए उस इन्वेंशन में। अब अगर हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब से लेकर अब तक जो है कितनी सारी इन्वेंशंस हैं बल्ब की। आप कहोगे कि नहीं बल्ब तो एक बार पेटेंट हो गया तो उसके बाद कैसे भाई दोबारा, तो वो कैसे क्यों है, क्योंकि उसमें हम टेक्निकल एडवांसमेंट करते रहे। पहले फिलामेंट वाले बल्ब आते थे, ठीक है, पहले एक बड़ा बल्ब आता था, फिर उसके अंदर कलर आने लगे कि मिल्की कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, रेड है, फिर उसके डिफरेंट साइजेस बने डिफरेंट तरीके से, फिर उसमें अब आजकल एलईडी बल्ब्स आ गए हैं आपके पास, उनकी लाइफ बढ़ गई है। तो मतलब इस तरीके से ऐसे हर चीज़ में टेक्निकल एडवांसमेंट जब होता जाता है तो हमारा क्या है, वो हर चीज़ वो पेटेंट होती चली जाएगी, ठीक है। टेक्निकल एडवांसमेंट की हमने बात करी थी कि इट शुड इन्वॉल्व टेक्निकल एडवांसमेंट एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उससे टेक्निकल एडवांसमेंट होनी चाहिए, उसकी कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ बहुत महंगी थी, अगर एक केमिकल था वो बहुत महंगा था, महंगा केमिकल डाल के हम उस एक प्रोसेस को अचीव कर पाते थे, तो अगर हमने उसमें एक सस्ता केमिकल डाला, मीन्स एक चीज़ थी जो कि H2SO4 से हम अचीव करते थे, लेकिन वही चीज़ हम HCl से अचीव कर पा रहे हैं, तो वो जो है एक सिंपल के प्रोसेस है, तो हम अगर उसको देखें तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी उसकी बढ़ रही है, और वो ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए कि जो कि पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट कौन सा है, जैसे कि अगर हम ड्रग्स के केस में बात करें तो एक केमिस्ट है तो उसके लिए वो एक ऑब्वियसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर एक कारपेंटर है, अगर कारपेंटर के लिए अगर मैं ये बोलूँ कि ये डोर बना हुआ है, मैंने इस डोर को, ये लकड़ी का दरवाजा था, मैंने इसमें लोहे का दरवाजा लगा दिया, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हाँ भाई इसका मैंने जो है इस डोर को चेंज कर दिया, कि रिप्लेसमेंट की सिर्फ मेटालिक को वुडन से और वुडन का मेटालिक से, तो ये कोई टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं होता। टेक्निकल एडवांसमेंट क्या होता है कि जब आपने किसी चीज़ को, सपोज एक केमिकल था या कोई भी एक प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग इन्वेंशंस होती हैं, जब अगर हम कार की बात करें या फ़ोन की बात करें, तो उसमें सपोज कार में हमने ब्रेक सिस्टम देखा, अगर जब हम उस ब्रेक सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपने क्या एडवांसमेंट किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी सेकंड में ब्रेक अप्लाई होता है, लैग टाइम क्या है उसमें, तो ये हर चीज़ जो है ये टेक्निकल एडवांसमेंट में काउंट होती है। जब आप फ़ोन देखते हो कि नहीं ये फ़ोन बहुत फास्ट है, तो उसके पीछे क्या क्या कंसेप्ट हैं जो उसके पीछे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, वो सब टेक्नोलॉजी जो है वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। और वो कहीं पब्लिश भी नहीं होना चाहिए। जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे खुद के जो पब्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे इन्वेंटर्स आते हैं, हमने तो पब्लिश कर दिया था पेपर में, तो वो कहीं पब्लिश भी नहीं होना चाहिए, ना ही न्यूज़पेपर में, ना ही आपके पेपर्स के जैसे आपने कोई एक पेपर छाप दिया किसी जर्नल में
और आप बोलो ये तो मेरा ही पेपर है, तो मेरा ही पेपर है भी इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी नॉवेल्टी को किल कर देगा, क्योंकि वो और लोगों ने भी पढ़ा उस पेपर को। ठीक है, ना ही किसी बुक्स में होना चाहिए, ना ही मैगजीन्स में, ना ही किन्हीं जर्नल्स में, किसी में भी वो नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में भी नहीं आना चाहिए कहीं पे कि हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए, हमने उसको प्रेजेंट किया, पोस्टर पब्लिकेशन पोस्टर के फॉर्म में दिखा दिया या किसी को वैसे बताया, तो ये सब। और ना ही वो ट्रेडिशनल नॉलेज होना चाहिए कि हमारी जो पुरानी जो नॉलेज के हिसाब से अगर हम हल्दी की बात करें तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज में आता है कि उससे जो है वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी है ही हल्दी में, कि हम चोट पे लगाते हैं और चोट ठीक हो जाती है, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर कोई हल्दी को लेके, इस चीज को लेके अगर पेटेंट करे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज में है, हमारे कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंटेड है। जब यूएस ने इसको टर्मरिक का पेटेंट लेना चाहता तो अब यही किया था, उन्होंने क्या किया कि टर्मरिक को हम पेटेंट कर रहे हैं उसकी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। तो लेकिन तब कोर्ट ने क्या कहा कि हमें एविडेंस चाहिए जो ये बताए कि इसके ये कहीं पे लिखा हुआ है कि ये वुंड हीलिंग के लिए काम आती है। तो हमारे जो पुराने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स थे वो देखे गए कि उसमें ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, जबकि हम सब लोग यूज कर रहे हैं, घरों में सब लोगों के घर में ये यूज होता है कि वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हल्दी का ही मैं कुछ और प्रोडक्ट बनाऊं तो वो हम पेटेंट कर सकते हैं। एज सच हल्दी को नहीं कर सकते, लेकिन उसका प्रोडक्ट आप देखते हो कितनी सारी क्रीम्स में डलता है, मेडिसिन में डलता है, उसे आप कर सकते हो। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे पूरा। ये तो हमने बात कर ली थी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी की, कि इंडस्ट्री में वो बना सके हम उस चीज को, मीन्स उसको हम रेप्लिकेट कर सकें। कोई भी जो इन्वेंशन हम जैसे करते हैं, अगर हम गाड़ियां हैं, फोन है, या उनके कोई पार्ट्स होते हैं, तो हम उसको इंडस्ट्री में बना सकते होते हैं। अगर मुझे बल्क प्रोडक्शन करना है, मुझे 1000 उसके वो चाहिए, पार्ट्स चाहिए, तो मैं 1000 उसके इंडस्ट्री में बना सकती हूँ, तो इसलिए उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है। और सेक्शन 3 एंड 4 जो पेटेंट नहीं हो सकते, वो सेक्शन 3 एंड 4 जो पेटेंट एक्ट है, वो चीजें जो है उसमें पेटेंट नहीं हो सकती, जो सेक्शन 3 एंड 4 में आती हैं। अब क्या है सेक्शन 3 एंड 4? उसमें सेक्शन 3A क्या कहता है, जो इन्वेंशन फ्रिवोलस है, कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टैब्लिश नेचुरल लॉज। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी मशीन जो कि 100% एफिशिएंसी दे रही है, ऐसी कोई मशीन होती है जो 100% एफिशिएंसी दे? नहीं होती है ऐसी मशीन। क्या है ये जो है वेल एस्टैब्लिश लॉज को हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं इसमें। बेतुकी से जिसे हम बोलते हैं इन्वेंशन, वैसी कोई भी इन्वेंशन को हम पेटेंट नहीं कर सकते। जिसका कमर्शियल अगर हम एक्सप्लॉइट करें उस इन्वेंशन को, जो कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ है, यानी कि मैंने कोई मशीन बनाई जो कि हाउस ब्रेकिंग में हेल्प करती है, कि चोरी करने में हेल्प करेगी, कि इससे जो है वो इजीली डोर कटिंग हो जाएगी और आप आसानी से इसमें चोरी कर सकते हो, तो चोरी करने की मशीन, गैम्बलिंग मशीन, ये सब जो है ये पेटेंट नहीं होती, क्योंकि इससे जो है आम जनता को खतरा रहता है। तो इसलिए ऐसी चीजों को हम पेटेंट नहीं करते। अरे यार, 3C क्या है? जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हमें पता हैं, उन सबको हम पेटेंट नहीं कर सकते। जैसे न्यूटन के लॉज हैं, हम उनको पेटेंट करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेल एस्टैब्लिश नेचुरल लॉ, जो कि साइंटिफिक लॉज हैं, जो कि पहले से ही डिफाइंड है हमारे पास। ठीक है, कोई भी नेचुरल गैस है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती है, उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई डिस्कवरी होगी, यानी कि जो चीज आपने अब, जो पहले से थी लेकिन आपने अब डिस्कवर की, कि जी ये पहले तो थी लेकिन हमने अब देखी है और इसलिए ये है, तो उसको भी आप पेटेंट नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे पेटेंट नहीं किया जा सकता। अब अगर कोई एक चीज है, जब हम केमिकल्स की बात करते हैं, सेक्शन 3D जो होता है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर हम केमिकल्स के केस में हम बात करते हैं कि किसी भी चीज की न्यू फॉर्म अगर मैं लेके आऊं, ठीक है, जो कि एफिशिएंसी अगर उसकी नहीं बढ़ रही, या तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, कोई एक मेडिसिन थी, उसका कोई न्यू फॉर्म लेके अगर हम आते हैं, तो उसको हम एज सच पेटेंट नहीं कर सकते। या कोई एक कंपाउंड है, उसका हम सॉल्ट्स बना रहे हैं या एस्टर्स बना रहे हैं, तो उनको हम पेटेंट नहीं कर सकते।
क्योंकि इसमें क्या है कि जिसमें एनहांसमेंट नहीं हो रहा है एफिकेसी का, यानी कि अगर उसके अंदर कोई उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही, यानी कि अगर कोई ड्रग की बात करें कि अगर हम उसमें पहले 2 गोली खाते थे तो हमें तब उसका इफेक्ट होता था पेन पे, लेकिन अब एक से ही जो हमने अब नया जो बनाया है उसका एक से ही न्यू फॉर्म जो है वो इफेक्टिव है, तब तो हम उसको पेटेंट कर सकेंगे और अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसकी एफिकेसी दिखानी पड़ती है कि एफिशिएंसी कितनी है, उसकी कितनी इंक्रीज हुई। ठीक है, जो कि रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है आपका उसमें एफिकेसी इंक्रीज होनी चाहिए, तो यानी कि एफिकेसी डेटा देना पड़ता है। अगर कोई भी चीज का नई प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, एक एस्पिरिन, हर कोई जानता है कि एस्पिरिन सिर दर्द के लिए यूज होती है, सभी के घर में सबने बचपन से सुना है कि एस्पिरिन सिर दर्द के लिए, लेकिन एस्पिरिन जो है अगर मैं बोलूं कि ये हार्ट एलिमेंट्स में भी काम आती है, तो मुझे इसे पेटेंट करना है क्योंकि ये हार्ट एलिमेंट्स में काम आती है, क्योंकि हमने अब इसे पता किया, तो उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि वो न्यू प्रॉपर्टी है सिर्फ उसकी, कि जो हमें अब पता चले कि ये इस चीज में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे यूज कर सकते हैं लेकिन उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एस्पिरिन जो है एज अ ब्लड थिनर भी यूज होती है। ठीक है, यूज है नीम का, जैसे कि अब अगर हम कोई नया सिंपली यूज के ऊपर अगर हम लेना चाहें नीम के तो नहीं मिलेगा पेटेंट, लेकिन इसके लिए अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो मिलेगा। जैसे ऑइंटमेंट्स बनते हैं नीम से रिलेटेड, कितने सारे आपके फेस वॉश होते हैं डेली, जितने भी आप एग्जाम्पल्स आप अपने डेली लाइफ से उठा सकते हो, ये सब क्या है, इनमें पेटेंटेड हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज ने सब पेटेंट करा रखा है। पहले क्या था, एलोवेरा जो है सब लोग घर पे ऐसे ही यूज होता था, लेकिन अगर मैं उसका कोई प्रोडक्ट बना के अगर मार्केट में बेचूं और उसको मैं दिखाऊं कि मैंने उसे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में डाला है, उसे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पूरी डिफाइंड क्वांटिटीज होती हैं, तो वो क्या है, पेटेंट हो जाता है। तो आपको इसमें क्या है कि स्मार्टली, जब हम किसी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं तो हमें स्मार्टली काम करना है कि हम किस चीज को अपनी पेटेंट करा सकते हैं जिससे कि दूसरा उसको यूज ना कर सके, और वो यूजफुल भी होनी चाहिए। तभी देखो, आपका पेटेंट इन्फ्रिंज होने के कब चांस होंगे, जब आपकी कोई भी चीज, आपकी कुछ एक यूनिक चीज होगी, कोई चोरी कब करना चाहेगा, जब वो थोड़ी सी कीमती होगी। कोई भी ऐसे ही किसी चीज को नहीं चुराएगा, वो कब चोरी करने की सोचेंगे या कब आपसे बिना पूछे लेने की, कि जब उसमें उसकी कोई कॉस्ट होगी। तो अगर कोई यूजफुल आइटम है और अगर हम उसको कहीं यूज करते हैं, इंडस्ट्री में कहीं यूज होती है वो, तो उसके लिए जो है पेटेंट हमेशा हम कराते हैं, और उसको लाइसेंस करने की कोशिश करनी चाहिए उसके बाद, कि हम उस चीज़ का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी चीज़ बनानी है आपको, आपने एक छोटी सी चीज़ बनाई। आप लोग देखते हो जितने भी ये शेल्फ लाइफ जब इंक्रीज करते हैं, जब खाने की चीज़ें होती हैं तो उसमें जब आप शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हो, जितने MTR प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, ये किसी टाइम पे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स थे। ये DRDO का एक लैब था, DFRL, जिसने ये स्टार्टिंग में ये प्रोडक्ट्स बनाए थे जो रेडी टू ईट, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स के पास खाना जब हम ले जाते थे तो भाई वो या तो इतनी शेल्फ लाइफ नहीं होती थी कि उसकी वो सही पड़ा रह सके, लेकिन आपके उनको तक पहुंचानी भी है चीज़ें, क्योंकि वो ऐसे एनवायरमेंट्स में काम करते हैं जहाँ पे हर चीज़ ठंडी अवेलेबल होगी या कभी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करे। तो ये रेडी टू ईट फूड का कंसेप्ट आया, और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को किसको बेचा, MTR को, एक इंडस्ट्री को बेच दिया। आप फिल्टर्स की बात देखते हो, कितने सारे एयर प्योरीफायर्स आते हैं, HEPA फिल्टर्स हैं, ये सब क्या थे, ये सब एक बार इन्वेंशन हुई और फिर इनको जो है लाइसेंस आउट किया, तो इसके बाद इनको मार्केट में लेके आए। इवन बैग पैक्स जो आप देखते हो, जो हम अपने बैग लेते हैं, तो इस टाइप के स्पेशल टाइप के बैग्स को भी, इसको भी आप पेटेंट कर सकते हो, क्योंकि जो आपके पॉस्चर पे इफेक्ट ना लाए, लाइट वेट है, उसमें इस तरीके की आपने कोई चीज़ लगाई है कि वो आपके पॉस्चर के ऊपर इफेक्ट नहीं ला रहा, अदरवाइज क्या है, स्पाइन पे बहुत इफेक्ट आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत बड़ा कुछ इन्वेंशन नहीं करना है आपको, कि पेटेंट करने के लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा इन्वेंट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता।
नया पैकेट बना लिए, जैसे हल्दीराम का भुजिया, हाँ, और हम बना लिए अपने नाम से, वही चीज सेम चीज उठा के इसमें डाल दिया, पैक अपना लगा दिया। पैक अपना लगा दिया, वो आपका ट्रेडमार्क है। जो आप पैकेट जो अपना लगा रहे हैं वो ट्रेडमार्क है। लेकिन आपने दूसरे की चीज को, अगर सेम ही चीज को, अगर पहली बात तो आपको वो सेम चीज कैसे मिली, यानी कि आपने कहीं ना कहीं तो इन्फ्रिंज किया, और आपको क्या फायदा होगा? आप क्योंकि उसी कॉस्ट पे ही आप तो मार्केट से उठाओगे, तो आपको क्या फायदा होगा? आपका प्रोडक्ट तो महंगा होगा। बल्कि हमेशा क्या होता है, जब इंफीरियर गुड होता है उसको आप सुपीरियर में डाल रहे हो, तब है वो सुपूरियस। देखिए वो एडल्ट्रेशन में सुपूरियस चीजें जैसे हम बोलते हैं कि फेक है। बिस्लरी का पानी जो है वो बिस्लरी की बॉटल बिस्लरी की है, पैकिंग बिस्लरी का है, लेकिन उसमें बिस्लरी का पानी नहीं है। लेकिन आप उल्टा बता रहे थे, आप बोल रहे थे कि आपने, ठीक है ना, तो अगर बिस्लरी का पानी नहीं है यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप सुपूरियस ग्रुप वो जो कि उससे कम गुणवत्ता रखता है उसको आपने उसमें डाल दिया। तो वो तो जब भी कस्टमर लेगा, आपने उस प्रोडक्ट का वो किया, मार्केट वैल्यू खराब कर दी, तो वो आपको बिस्लरी वाला क्या करेगा, सू कर देगा, आपके ऊपर केस करेगा कि आपने मेरी जो बॉटल थी मेरे पैकेजिंग में अपना गलत सामान डाला, जिसकी वजह से मेरी मार्केट खराब हुई। हम क्या कहेंगे, बिस्लरी का पानी अच्छा नहीं है। हमें तो नहीं पता कि किसने किया वो, हमारे लिए तो बिस्लरी का पानी अब सही नहीं आता, कि पैक्ड वाटर है लेकिन वो फिर भी सही नहीं आता, तो कस्टमर क्या है, उसके खराब हुए। तो जनरली ऐसा होता है कि वो, लेकिन उससे आप जो है मार्केट खराब होती है, उसमें पेटेंट और नॉन पेटेंट नहीं है वो, लेकिन कंपनी हमेशा सू करेगी कि अगर जिसने किया होगा, तो ये डिफरेंट एक चीज है। अगर हम किसी चीज को, दो चीजें नहीं और उनको मिला दिया, सिंपल मिलाना जो है किसी चीज को, वो जो है उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। मैंने नमक चीनी का घोल तैयार किया या उसमें कोई कलर डाल दिया, तो भाई वो रेड कलर का पानी बन गया, तो वो जो है वो उसके लिए हमें कोई पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं किसी चीज को एक पर्टिकुलर रेशो में मिलाऊं, तो हमेशा उसका पेटेंट हमें मिलता है। और अगर हम देखें तो जैसे अगर हम कड़ी, ये क्या कहते हैं, घी और शुगर, अगर हम इसको इक्वल क्वांटिटी में मिलाते हैं तो ये पॉइजनस हो जाता है। लेकिन अगर इसकी हम रेशो चेंज कर देते हैं तो वो पॉइजनस नहीं है। एक्वारिजिया एक केमिकल हम जब बनाते हैं इसको, तो इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर रेशो में सारे केमिकल मिले हुए हैं, 1:2:3 का रेशो है एक। तो जब हम एक पर्टिकुलर रेशो में किसी चीज को ऊपर मिला रहे हैं, क्योंकि हमने उसको काम किया है कि हम इसे पर्टिकुलर रेशो पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये चीज काम करती है, तो उस चीज का पेटेंट मिलेगा। लेकिन सिंपली उठाया मैंने दो चीजों को और मिला दिया कि मुझे ये नई चीज बन गई है, तो उसका हमें पेटेंट नहीं मिलता। क्योंकि जब हम बात करते हैं पेटेंट किस चीज का हो सकता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस चीज का नहीं हो सकता। अगर हम सिंपली अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट है किसी भी चीज का, कि उसे मैंने पहले ये लगा दिया उसके पीछे ये लगा दिया, लेकिन वो जो दो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, तो उसके लिए पेटेंट नहीं मिलता। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ मिल के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लाती हैं, कि एक दूसरे से मिल के वो कुछ इफेक्ट दे रही हैं, तो वो काम जो है उसके लिए पेटेंट मिलता है। ये इस चीज में बहुत थिन लाइन होती है। जैसे अगर सपोज करो कि मेरे पास एक अम्ब्रेला है, उस पर मैंने फैन लगा दिया और दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने उस पर स्मार्टली वर्क किया है कि अम्ब्रेला और फैन जो हैं दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, कि अगर धूप है तो फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा उसके साथ, तो जो है वो उसमें, और अम्ब्रेला भी खुलेगा और फैन भी ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर वही अगर ठंड है या बारिश है, तो फैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है उसमें, जैसे ही आप अम्ब्रेला खोलोगे, लेकिन फैन ऑफ हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली अम्ब्रेला आपका ऑन रहेगा। लेकिन ये क्या है, इसमें कुछ सिनर्जी लाया, आप कुछ, आपने कुछ सेंसर्स लगाए, कुछ कुछ लगाया जिसने उस चीज को डिटेक्ट किया। लेकिन सिंपली अगर मैंने लगा दिया कि एक टॉर्च या एक पेन लिया, कि टॉर्च अलग से काम करता है, पेन अलग से काम कर रहा है, तो उसका पेटेंट नहीं मिलता। इसके लिए हमें कोई ना कोई सिनर्जी दिखानी पड़ती है। कोई मेथड है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का, कि मैंने किया कि कोई भी नया फॉर्म बना दिया किसी भी प्लांट का, कोई कुछ नया तरीका कल्टीवेशन का किया, कुछ कटिंग का नया तरीका किया,
तो उन चीज़ों के लिए पेटेंट नहीं मिलता हमें। कहीं पे भी हम मेडिकल कोई भी प्रोसेस है, जैसे कि अगर मैं कोई भी एक डॉक्टर है, उसने कोई डायग्नोस्टिक मेथड नया बनाया, उसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि हार्ट को वो कैसे भाई डायग्नोस करता है कि इस बंदे को हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं आया, तो उसका जो मेथड है उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो कोई किट बनाता है, जैसे मैंने टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए कोई किट बनाया, तो वो जो किट होगी वो पेटेंटेबल है। लेकिन उसके लिए मेथड के लिए कि हम कैसे डायग्नोस कर रहे हैं या कैसे हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी का भी कोई मेथड जो है वो पेटेंट नहीं होता, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कुछ चीज़ें, कि अगर हम मेथड को भी पेटेंट कर देंगे तो एक पर्टिकुलर डॉक्टर कहेगा जी मेरा ही मेथड है, इसको 20 साल से पहले मैं तो किसी को बताऊंगा ही नहीं कि कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। क्योंकि मेडिकल जो फैसिलिटी है इट शुड फ्लरिश, मतलब लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और अगर किट्स को हम अगर पेटेंट करते हैं तो किट्स क्या होंगी, मार्केट में आएंगी। और इसमें कई मेथड्स होते हैं, इन्वेजिव मेथड है, नॉन इन्वेजिव मेथड है। मेडिसिन में भी कितनी सारी चीज़ें जो हैं आपकी पेटेंट हो सकती हैं। आप छोटे छोटे से जो ये देखते हो सिरिंजेस, सिरिंज में भी कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले मोटी नीडल्स होती थी, फिर पतली नीडल्स होने लगी, फिर उसमें भी अब आजकल नई टेक्नोलॉजी है। अगर आप देखो तो कि सिरिंज को ऐसे नहीं करना, सिंपली उसको ऊपर करेंगे और उसी से ही ब्लड निकल आएगा। तो मतलब ये हर चीज़ जो है, छोटी छोटी चीज़ भी पेटेंटेड है। उसमें कई गाइड वायर्स होती हैं जो आपकी बॉडी में जाके अंदर कैमरे के साथ उसको टेस्ट करती हैं कि अंदर आपके ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, जब हमने देखना होता है। तो ये जो डिवाइसेस हैं, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब पेटेंट होती हैं। जैसे अब ये वाले जो मेथड आपको बताए थे कि जैसे रिलेटेड टू थेरेपी है, कोई दांतों में से प्लाग रिमूव करने का मेथड है, या कोई कैंसर या ट्यूमर को हम रिमूव कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं इसका हम पेटेंट नहीं कर सकते। प्लांट से एनिमल्स, जो कि पूरे पूरे प्लांट से एनिमल्स होंगे, तो उनको भी हम पेटेंट नहीं करते, क्योंकि वो क्या है, एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी नेचर में। क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसको हम एज सच हम इसको पेटेंट कर दें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं उनको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग से किसी तरह से उसको ग्रो किया है तो हम उसको पेटेंट कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो यूजफुल होते हैं। लेकिन अगर हम उसको अपने हिसाब से लैब में ग्रो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हैं, पेट्री डिश में हमने उसको कुछ किया है, उसे एक पर्टिकुलर मीडियम प्रोवाइड किया है, तब अगर उसका एक स्पेशल स्ट्रेन आ रहा है तो हम उसको पेटेंट कर सकते हैं। कोई मैथमेटिकल मेथड है उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते। कोई बिजनेस का मेथड है, बिजनेस करने का कोई तरीका है, उसको पेटेंट नहीं कर सकते। कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, यानी कि अगर कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है एज सच, तो उसे हम पेटेंट नहीं कर सकते इंडिया में। वो किस में प्रोटेक्ट होता है, उसका जो कोड है कंप्यूटर में लिखा हुआ, वो कोड जो है कॉपीराइट के अंडर जो है वो आपको उसमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन अगर कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम जो कि वो हार्डवेयर के साथ अटैच्ड है, तो उसे आप पेटेंट कर सकते हो। एज सच प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन अगर उससे कोई मशीनरी पे इफेक्ट आता है, यानी कि अगर मेरे को कंप्यूटर में अगर मैं कोई ऐसे सॉफ्टवेयर लगाऊं और उससे जो है मेरे कंप्यूटर में कूलिंग होती है, या उसमें कोई लैग टाइम, उसका इस तरीके का सॉफ्टवेयर बना ली कि उसमें जो है लैग टाइम मेरा कम होता है, तो उस चीज़ को हम जो है पेटेंट करा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ एसोसिएटेड विद द हार्डवेयर, क्योंकि उसके साथ एक हार्डवेयर अटैच्ड है। कोई लिटरेरी वर्क है, कोई बुक लिखी है आपने, कोई ड्रामेटिक का वर्क है, म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, ये सब के सब क्या है, कॉपीराइट में कवर होते हैं। ये जो है इसका हम पेटेंट नहीं कर सकते। कि आपने कोई बुक लिखी, थीसिस लिखी, वो ऑटोमेटिकली क्या है, उसका आपको कॉपीराइट मिल जाता है, क्योंकि आप उसके ऑथर हो। आप कोई फोटोग्राफ खींचोगे, उसका भी आपको जो है कॉपीराइट मिलता है। आपने जब सर्च करते हो गूगल पे, तो उसमें देखते हो कि कुछ फ्री पिक्चर्स होती हैं और किसी पे सी लिखा हुआ आ जाता है। जो सी होता है यानी कि वो कॉपीराइटेड है, उसको आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते।
सॉन्ग्स आप लोग सब लोग देखते हो तो वो क्या होते हैं कि आजकल उस पे होता है ना कि अगर आपने ये सॉन्ग यूज किया है तो आपको उसको ड्यू क्रेडिट देना है, या तो नहीं तो आपके ऊपर केस होता है कि आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा क्योंकि ये इस पे कॉपीराइट आ गया है। तो मीन्स कि हम क्या चाहते हैं कि कोई भी इन्वेंटर है जो भी इस चीज को इन्वेंशन कर रहा है तो उसको ड्यू क्रेडिट मिले, क्योंकि अगर उसको क्रेडिट मिलेगा तभी वो मोटिवेट होगा और तभी वो इन्वेंशन को करना चाहेगा। ठीक है, कोई भी मेंटल एक्ट से अगर मैंने कोई एक गेम बनाया, कुछ किया, उसको गेम खेलने का तरीका वगैरह, ये सब चीजें जो होती हैं ये पेटेंट नहीं हो सकती। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल, कोई लैंग्वेज लर्न करने का तरीका, ये सब चीजें जो हैं ये पेटेंट नहीं हो सकती। ये तो हो ही गया। कोई प्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन की कि एक ने एक तरीके से प्रेजेंट किया, बी ने दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया, तो वो भी जो है उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते। इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, जो आप सर्किट देखते हो छोटा सा चिप पे सर्किट बने होते हैं, उनको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते, वो एक अलग एक्ट के अंडर जो है कवर्ड होते हैं, आईसी लेआउट एंड सर्किट डिजाइंस। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते, जो कि पहले से ही हमारे जो कि पहले से ही हम जानते हैं जिस नॉलेज को, उसको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते। और जो कि डुप्लीकेशन करें अगर हम उसको, या उसको दो चीज़ों को कंबाइन करके हम उस प्रॉपर्टी को हम बता रहे हैं कि हाँ भी इससे ये होता है, तो उसको भी हम पेटेंट नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पब्लिक डोमेन में। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सेक्शन 4 में फॉल करती हैं, यानी कि सेक्शन 4 भी पेटेंट एक्ट का ऐसा है जो कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, कि अगर हम कोई भी जो चीज़ एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर रिलेटेड होती है तो वो भी इन्वेंशंस जो हैं वो पेटेंट नहीं हो सकते हैं, यानी कि जिसमें कि यूरेनियम, बेरिलियम, ये सब ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो इनको हम पेटेंट नहीं करते। इतना जब जो जितना अब तक हमने करा उसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ हाँ जैसे कोई आर्टिकल लिखते हैं हाँ जी और हम कोई आर्टिकल मैंने देखा और हम उसमें अपना जोड़ दिए हाँ हाँ टॉपिक में, हाँ। टॉपिक पेटेंट कराते हैं तो ऐसे कर सकते टॉपिक पेटेंट नहीं कराते सर, आप हमेशा जैसे कि आपने कुछ, अगर आप तो पेपर पब्लिशिंग की बात कर रहे हैं तो वो तो कॉपीराइट हो गया सर। और लेकिन उसमें भी आजकल जब कॉपीराइट की भी हम बात करते हैं तो प्लेजरिज्म आजकल एक सॉफ्टवेयर है जो कि वो रन करते हैं, आप भी अपने स्टूडेंट्स की थीसिस लेते हैं तो उस पर प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर आप रन करके देखते हो कि अगर ये 60% प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, हैं तो 10%। है ना। सपोज करो अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी 60% प्लेजरिज्म नहीं है इसमें, तो आपने कहा कि मैंने 40% इसमें, मैं 60% अपना रिप्लेस कर देता हूँ इसको पूरा, तो लोग आजकल क्या स्मार्टली प्ले करते हैं कि उसको पैराफ्रेजिंग और रीफ्रेजिंग कर देते हैं और फिर वो प्लेजरिज्म में नहीं पकड़ा जाता। जैसे आर्टिकल पेटेंट करा सर आर्टिकल पेटेंट कभी नहीं होता ऐसा, आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई ऐसी इन्वेंशन करेंगे जिसका कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट है, हाँ उसका कॉपीराइट है। तो जैसे मैंने कहा कि सॉरी, हाँ 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 नहीं सर आप बताइए। एक सीनियर है तो उनका टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड फ्रीडम ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड जजेज अकाउंटेबिलिटी, हाँ 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 और मेरा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, तो ये तो सर ये ऑलरेडी एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके ऊपर हाँ 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 नहीं नहीं ठीक है, फिर आपका ये रिसर्च टॉपिक हुआ, आपने उस पर कुछ भी रिसर्च किया, आपने जहां जहां से जो जो मटेरियल मिले, फिर आपने केस लॉज उस पे से उठाए, उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन लगाई, हाँ। आपने वो पेपर लिखा। तो मैं जैसे जो हाँ। मेरी सीनियर थी, हाँ, सीनियर हाँ। फैकल्टी थी हमारे साथ, हाँ, हाँ, हाँ। थी, हम डॉक्टर अनिल ब्रह्मदेव कॉलेज ऑफ, हाँ जी तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्शन उठा दिया प्री सबमिशन में अच्छा कि ये मेरे का कॉपी है, तो हमने बोला कि मैं जो भी जैसे उस पर लीडिंग केस है इंद्री विनयचंद्र मिश्रा का, जज को बोल दिया था कि आपको कुछ नहीं आता, आपका तबादला करा देंगे, ऐसे कुछ। तो हम बोले कि ये आपने उस पर अपना व्यू दिया था, मैंने अपना व्यू दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ वो तो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ व्यू मेरा है, आप हाँ। सिर्फ थीसिस में से 1.5 पेज दिखा दिया, पूरी थीसिस छोड़ दी। हाँ तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था मेरे को, हाँ क्योंकि मैंने उनका थीसिस देखा था, लेकिन हाँ। तो मैंने उनको कोट भी किया था। हाँ तो मेरे गाइड बोले कि आपसे हेल्प किया, तो इन्होंने कोट भी किया, तो हाँ ये ऐसा नहीं है। हाँ क्योंकि उसे कोट तो करना ही है आपको, उसको ड्यू
जो है क्रेडिट देना है, जैसे अगर मैं कहीं से भी एक स्लाइड सपोज करो कि ज़रूरी नहीं, अब जैसे कोई चीज़ हमने उठाया कि एक वाइपो की एक साइट है सपोज, या कोई गवर्नमेंट साइट है, मैंने वहाँ से कोई चीज़ एक डेटा उठाया अगर हमने वहाँ से, तो हम उसको क्रेडिट में नीचे लिखते हैं डेटा फ्रॉम सच एंड सच सोच। और अगर कैसे पेपर्स भी होते हैं कि अगर हम कोई रिव्यू आर्टिकल भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं उसमें जो जो पेपर्स को हमने रिव्यू किया है जिस, ठीक है, तो वो सारा का सारा हम जब लिखते हैं तो लास्ट में हमारा ये आता ही है, रेफरेंसेस में और सब चीज़ों में हम लिखते हैं। तो उस समय मेरे को आइडिया नहीं था, हाँ। लेकिन क्योंकि हम लोग ला वाले हैं, थोड़ी सोच समझ के। हाँ, तो ये कॉपीराइट है जो आपका जो है, ये आपका कॉपीराइट में तो देखिए कुछ भी नया, अगर आप इवन एक फोटोग्राफ है, ताजमहल की फोटो एक आपने ली, एक इन मैडम ने ली, एक सर ने ली, तो 3 लोगों ने जो ली, तो तीनों को अलग अलग कॉपीराइट है, क्योंकि हर एक ने हो सकता है कुछ ना कुछ अलग लिया होगा। तो आपने जो करा तो वो आपका वर्क है, तो वो आपको उसका कॉपीराइट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पेटेंट में जो है थोड़ा सा एक डिफरेंस ये आता है कि उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट हम देखते हैं। नया तो है ही, चलो आपने कहा कि ये नया है, किसी ने पहले नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी चीज़। अगर टेक्निकल एडवांसमेंट होती है तो हम उसको पेटेंट देते हैं, और वो इंडस्ट्री में बनना भी चाहिए, ये नहीं कि इंडस्ट्री में हम उसको बना ही नहीं सक रहे। जब हम इन्वेंशन की बात करते हैं तो हम इन्वेंशन जब हमारी पूरी होती है, जब हम उसको डिस्क्लोज करते हैं, तो हम उसमें सब कुछ लिखते हैं। यानी कि अगर आज मैं आपको अपनी इन्वेंशन दूं तो आप जो है उस इन्वेंशन को वापस रीवर्क कर सको, कि मेरी इन्वेंशन को उसको पढ़ के आप उसका अगर प्रोडक्ट बनाना चाहो तो आप बना सको। लेकिन अगर आप नहीं बना पाते तो आप इस पेटेंट को रिवोक करा सकते हो कि नहीं जी ये तो गलत है, इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा जो इन्होंने लिखा है। तो ये ग्राउंड्स होते हैं जो ऑपोजिशन के, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या ग्राउंड्स होते हैं जिससे कि हम ये रिवोक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये मतलब अभी तो हमने एक इनिशियल वो पढ़ा कि कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम पेटेंट कर सकते हैं और कौन सी हैं जो हम नहीं कर सकते, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। पेटेंट एक्ट 1970 से ये है, उसमें क्या है, रूल्स हैं सब, बेयर एक्ट है 1970 और उसमें रूल्स सेक्शन सब डिफाइंड है, ठीक है। अब हम कौन फाइल कर सकता है पेटेंट को, कौन करेगा, एक इन्वेंटर जिसने इन्वेंशन करी, एक तो वो करेगा, असाइनी ऑफ द इन्वेंटर यानी कि जिसको मैंने अपने राइट्स दिए हैं। सपोज आप इस यूनिवर्सिटी में रहते हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपने इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए कोई इन्वेंशन की, तो आप क्या हो, इन्वेंटर हो आप तो। और लेकिन जो आपने जो इन्वेंशन की, तो कॉलेज जो है वो आपका एप्लीकेंट है, क्योंकि कॉलेज के उस पर राइट्स हैं, क्योंकि आपने कॉलेज के रिसोर्सेज यूज करते हुए उस इन्वेंशन को किया है। या अगर हम कहीं जॉब करते हैं, तो अगर हम उस घर के एम्प्लॉय हैं तो हमारा जो एम्प्लॉयर है वो एप्लीकेंट रहता है। अगर सपोज मैं सैमसंग में काम कर रही हूँ और मैंने कुछ इन्वेंट किया है, या मेरे 4 फ्रेंड्स ने हमने मिलकर कुछ इन्वेंट किया है, तो हम इन्वेंटर तो रहेंगे, लेकिन जो सैमसंग है वो एप्लीकेंट रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारे राइट्स को नहीं लेगा, तो वो आपको एज अ इन्वेंटर बताएंगे, लेकिन एप्लीकेंट जो है वो सैमसंग ही रहेगा। या यूनिवर्सिटी आपकी IIMT ही रहेगी, ये मतलब अगर आप एप्लीकेंट की बात करें। या कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए या लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी से मतलब है कि अगर कोई आपका हायर है, लीगल हायर है, तो उसको, या लीगल एंटिटी बात करें तो जैसे कॉलेज की हमने बात करी तो वो लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो वो इस केस में, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है डिजीज्ड का, यानी कि एक इन्वेंटर था उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके जो लीगल हायर हैं यानी कि उसके बच्चे, वो भी उसको फाइल कर सकते हैं। ऐसे केसेस हो जाते हैं कई बार, और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। फिर है कि कहाँ पे फाइल होता है। पेटेंट ऑफिस में हम इसको फाइल कर सकते हैं। हमारे 4 पेटेंट ऑफिसेज हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। ये 4 पेटेंट ऑफिसेज हैं। पहले क्या था, ज्यूरिसडिक्शन की बहुत वैल्यू थी कि अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स में हैं तो हम दिल्ली में फाइल करेंगे, अगर हम सदर्न में हैं तो हम चेन्नई में फाइल कर सकते हैं, वेस्टर्न में हैं तो हम मुंबई में करेंगे, और बाकी इंडिया के जो लोग हैं वो कलकत्ता में फाइल कर सकते थे। लेकिन अब जो है ज्यूरिसडिक्शन की इतनी बात नहीं है, क्योंकि अब ई-फाइलिंग भी होती है और अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन बेटर होता है कि आप जिधर रहते हो उसी ज्यूरिसडिक्शन में फाइल करो, कि अगर कभी फिजिकली जाना पड़ा तो आप विजिट कर सकते हो, ईजी होता है हमेशा विजिट करना, क्योंकि आजकल जो है हेयरिंग वगैरह सब ऑनलाइन होती है। पहले जो थी वो फिजिकल जाना पड़ता था आपको,
हेयरिंग के लिए जब आपका ये पेटेंट एग्जामिन होता है तो हेयरिंग होती है, तो उसमें भी आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता था पहले। अब फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको लिंक आ जाता है, कंट्रोलर आपको लिंक दे देगा, आप अपने ऑफिस में बैठ के ही कंट्रोलर से जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो रख सकते हो, आर्गुमेंट ऑनलाइन होता है। ये एक प्रोसेस है कि पेटेंट कैसे हम लोग करते हैं। एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, जैसे कि फाइल किया हमने एप्लीकेशन को, उसमें पब्लिकेशन का एक तरीका होता है, वो हम डिटेल में तो पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं बताती हूँ। एक अर्ली पब्लिकेशन है, एक पब्लिकेशन 18 मंथ्स के बाद, जो कि नॉर्मल कोर्स में होती है। फिर अगर वो ऑपोजिशन में नहीं है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन क्या होती है कि हमें रिक्वेस्ट करनी ही पड़ती है, वो भी हम पढ़ेंगे भी। एग्जामिन हो गया तो एग्जामिनेशन के बाद या तो ग्रांट हो जाएगा पेटेंट या वो रिफ्यूज होता है। और पब्लिकेशन फिर होता है ग्रांट का पब्लिकेशन कि ये पेटेंट ग्रांट हो गया है। और अगर कई बार क्या होता है ऑपोजिशन भी होता है पेटेंट पे कि ये हमने इसे अपोज कर दिया, तो फिर उसमें ऑपोजिशन में जाता है तो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में चला जाएगा, तो उसमें डिसीजन होगा फिर कंट्रोलर का कि कैसे। अब आप जब फाइल करते हैं किसी पेटेंट एप्लीकेशन को तो उसमें क्या क्या आपके पास, आपको क्या क्या लगाना होता है। फॉर्म 1 होता है, एक फॉर्म 2 होता है जिसमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन या प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होती है, फीस होती है जो भी हम उसकी फीस भरते हैं, फिर इंफॉर्मेशन होती है, फॉर्म 3 लगाते हैं, एक फॉर्म 5 होता है, फॉर्म 18 होता है और फॉर्म 26 होता है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म 1 में क्या होती है, डिटेल्स होती हैं एप्लीकेशन में कि कौन एप्लीकेंट है और कौन इन्वेंटर है। आपके सारे नाम भरे जाते हैं, आपकी नेशनैलिटी भरी जाती है, उसमें आपका एड्रेस भरा जाता है, जो फॉर्म 1 होता है। ठीक है, मैं उस फॉर्म को भी दिखाऊंगी अभी आपको कि वो फॉर्म कैसा दिखता है जब हम भरते हैं। तो ये यूजफुल किसके लिए होता है कि पैरालीगल जो स्टाफ, जैसे कि अगर आप पेटेंट एजेंट नहीं हो तो हर लॉ फर्म में एक पैरालीगल भी चाहिए होता है कि जो कि ये फॉर्म सारे फिल करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा पेटेंट का प्रोसिक्यूशन का जो पार्ट होता है उसमें बहुत सारी डेट्स होती हैं। एन्युटी को फाइल करने की डेट है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करने की डेट है, फिर रिक्वेस्ट फॉर आज तो जो अब हमारे पास एग्जामिन होके आता है उसका रिस्पॉन्स देना होता है। सपोज हेयरिंग आई तो हेयरिंग का रिस्पॉन्स देना है, फिर उसका रिटन सबमिशन बनाना है। ये सारे काम जो होते हैं वो पैरालीगल्स करते हैं। और पावर ऑफ अटर्नी होती है कि आपके बिहाफ, आपने पेटेंट एजेंट को दिया ये काम, यानी कि जो पेटेंट अटर्नी है, कि सारे इन्वेंटर्स तो इसको नहीं लिख सकते क्योंकि पेटेंट डॉक्यूमेंट जो होता है टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको लिखने की एक अलग सा एक कला है। जैसे कि हम हर कोई जो है वकालतनामा नहीं भरता, वकील ही भरेगा, ठीक है ना। तो उन्हें पता है कि कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हर चीज का एक फॉर्मेट है। तो ऐसे ही आपके पेटेंट एजेंट को या पेटेंट अटॉर्नी को पता है कि कहाँ कैसे लिखना है कि आपकी इन्वेंशन पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो सके। क्योंकि जब कोर्ट में जाती हैं चीजें, जबकि इन्फ्रिंजमेंट होता है, जब कोर्ट में जाती हैं तो आप उस पॉइंट पे, हर वर्ड पे जो आपने वर्ड कैसे लिखा था उस वर्ड का मीनिंग जो है वो लिया जाता है कि आपने कहाँ क्या गलत कर दिया, कि हाँ भी नहीं आपने ये वर्ड तो यहाँ पे था ऑलरेडी, ये तो प्रायर एग्जिस्टिंग है, तो ये पेटेंट नहीं हो सकता था। तो उस चीज़ पे जो होता है हम पूरी डिटेल्स जो होती हैं वो आपके पेटेंट अटॉर्नी को होती है या एजेंट को होती है जो कि आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो उसको आपको क्या देनी है, पावर ऑफ अटॉर्नी, कि आप उसको अपने पावर्स जो है ये दे रहे हो कि वो मेरे बिहाफ पे काम कर सकता है। वो होता है फॉर्म 26, ठीक है। वो भी एक दो तरीके की होती है, एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है और एक स्पेसिफिक केस के लिए होती है, कि यानी कि आपने एक पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए उसको दिया है अटॉर्नी को कि आप सिर्फ इस पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए करोगे। और एक है कि आपकी कंपनी ने एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे दी कि मेरी जितनी भी इन्वेंशन होंगी उसको आप फाइल देखोगे, नॉट ओनली फाइलिंग बल्कि प्रोसिक्यूशन भी आप ही हैंडल करोगे उसका। वो हर चीज के लिए आपने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई होती है। ये है कि एप्लीकेशंस कितने तरीके की होती हैं। ये एक ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, कन्वेंशन एप्लीकेशन होती है, पेटेंट ऑफ एडिशन होता है, फिर एक डिविजनल एप्लीकेशन है, फिर पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, फिर एक पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन होती है। ये कुछ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होती हैं जब हम फाइल करते हैं। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन क्या होती है, उसमें तो आपने कहीं का भी कोई रेफरेंस नहीं है। जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ और मैंने इंडिया में ही अपना पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करना है,
तो वो ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है। उसमें क्या है, दो तरीके की चीज़ें होती हैं कि अभी एक तो होता है प्रोविजनल और एक होती है कंप्लीट। प्रोविजनल हम कब फाइल करते हैं, जब मुझे लगता है कि मैं ये इस इन्वेंशन पे काम कर रही हूँ लेकिन इस पे बी भी काम कर सकता है, तो मुझे इसमें क्या है प्रायोरिटी, जो फर्स्ट टू फाइल, जो पहले फाइल करेगा उसको राइट्स मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे लगता है कि मुझे 6 महीने में मेरे को इसका डेटा अभी काम करने में लगेगा, तो मैंने उसको क्या किया कि 6 महीने अभी डेटा में काम करने के लिए लगेंगे, तो अभी मैं इसको फाइल तो कर ही दूँ पेटेंट ऑफिस में। उसमें क्लेम नहीं लिखने होते आपको, तो मतलब पूरे जो क्लेम लिखने की फ्रीडम अभी आपके पास होती है, और डेटा भी आप उसमें और जो आपका काम कर रहे हो वो उसमें डाल सकते हो, लेकिन आपको प्रायोरिटी डेट उसकी मिल जाएगी, ये फ़ायदा होता है। और उसके बाद आपको 12 महीने का टाइम होता है कि जब आप कंप्लीट फाइल करो। लेकिन अगर बाई चांस आपने कंप्लीट फाइल नहीं की तो वो एप्लीकेशन अबंडन हो जाती है ऑटोमेटिकली, या तो फिर आप उसको पोस्ट डेटिंग कराओ। पोस्ट डेटिंग मीन्स कि आप उसको एप्लीकेशन को उसकी डेट बदलवा दो कि नहीं मेरा काम नहीं हो पाया था इसलिए हम जो है इसकी पोस्ट डेटिंग करना चाहते हैं। कंट्रोलर को आपको लिखना पड़ता है, तो लेकिन उसमें प्रायोरिटी लूज हो गई। वो तब फायदेमंद होता है कि अभी उस पर किसी ने काम नहीं किया, लेकिन उसमें किस चीज़ की प्रोविजनल के बाद कंप्लीट, हाँ जी सर 12 महीने का टाइम है सर, वो उससे पहले 12 महीने से पहले ही करानी है। हाँ सर 12 महीने कब तक, तो फिर आप सर जब तक आप करोगे, लेकिन उससे क्या है लॉस आपका ही होता है क्योंकि आप प्रायोरिटी तो, हाँ प्रायोरिटी लूज फिर उसका सर कोई महत्व खत्म ही हो जाता है। अगर आपको हाँ कि हमें 6 महीने के लिए पोस्ट, हाँ 4 मंथ्स के लिए हो जाएगी पोस्ट डेटिंग, हाँ हो तो जाएगी सर, लेकिन उसमें क्या है लॉस आपका ही होता है क्योंकि वो अगर किसी और ने उस टाइम में कर दिया और वो, हाँ मल्टीपल टाइम्स करा सकते हो, लेकिन उसमें जो है जनरली लोग नहीं कराते सर। हाँ वो इसलिए नहीं कराते उसको क्योंकि हमें पता है कि इस पे जनरली कोई ना कोई काम कर रहा होगा और उस चीज़ को अगर हमने बहुत ज़्यादा पोस्ट डेट करा दिया हमारी प्रायोरिटी लूज हो जाएगी, फिर मार्केट में उसके बायर्स नहीं है, टाइम लिमिट है उसकी। ठीक है, अब फिर हमने जब इसको कंप्लीट, अब इसको जब हम लिखते हैं ऑर्डिनरी एप्लीकेशन में तो हमने ये बात की कि एक प्रोविजनल है और एक कंप्लीट है, तो इसको लिखने का भी थोड़ा तरीका जो होता है वो अलग होता है, वो हम करेंगे। एक कन्वेंशन रूट होता है कि जब हम जो कन्वेंशन के अंडर आती हैं, पहले मैं आपको यही दिखा दूं, ये होता है फॉर्म 2। जब हम फॉर्म 2 भरते हैं, जब एप्लीकेशन लिखते हैं, अगर प्रोविजनल है या कंप्लीट है तो इस तरीके का ये फॉर्म होता है। यहाँ पे आप टाइटल ऐड करते हो, जो भी आपकी इन्वेंशन का टाइटल है, यहाँ आप एप्लीकेंट का नाम लिखते हो, नेशनैलिटी लिखते हो और यहाँ उसका एड्रेस आता है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं द फॉलोइंग इन्वेंशन, अब ये कंप्लीट का इसमें ये दिया हुआ है, मैं आपको और आगे दिखाती हूँ। तो प्रियम्बल कैसा होगा अगर हम इसको प्रोविजनल करेंगे, द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स द इन्वेंशन, उससे बाहर से ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रोविजनल एप्लीकेशन है, और उसमें प्रोविजनल लिखा भी होता है कि प्रोविजनल एप्लीकेशन। और जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट में जो है वो लिखा होता है फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्स द इन्वेंशन एंड द मैनर इन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड। इसमें पूरी डिटेल्स हैं, उसमें जो है डिस्क्राइब कर रहा है सिर्फ इन्वेंशन को, उसमें पर्टिकुलर्स नहीं होते कि वो किस तरह से एग्जैक्टली काम करेगा, क्योंकि अभी आप उस पर काम कर रहे हो। तो इसके जो प्रियम्बल में फ़र्क होता है, जो नीचे लास्ट में हम लाइन लिखते हैं ना, तो वो उसमें फ़र्क करता है। ये फॉर्म 1 होता है, जो आपको फॉर्म 1 से इसको भरना होता है आपको। जब हम एप्लीकेशन भरते हैं तो इसको हम भरते हैं, और अगर हम उस टाइम सपोज नहीं भर पाए कि हाँ भाई आप इन्वेंटर अवेलेबल नहीं था या कुछ था, तो हमारे पास इसके लिए 6 महीने का टाइम भी रहता है, लेकिन फिर उसकी फीस लगेगी। जैसे अगर आपको बाद में भरोगे तो हर चीज़ के लिए फीस होती है पेटेंट ऑफिस में। नहीं, अगर आप खुद इन्वेंटर हैं तो आप भी भर सकते हैं, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेरे को पेटेंट एजेंट नहीं है कोई मेरा, आप खुद डायरेक्टली ही आपको लगता है कि आप केपेबल हो अपने इन्वेंशन को लिखने के लिए, तो आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन आप नहीं सर, अगर आप उसके लिए आप फिजिकल जा सकते हो, अगर आप इन्वेंटर खुद हैं तो आप फिजिकल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू करा रहे हैं तो वो हमेशा ऑनलाइन ही होगा। पहले फिजिकल हो जाता था,
एजेंट के थ्रू भी, लेकिन अब एजेंट के थ्रू करने के लिए आपको ई फाइलिंग ही करनी पड़ती है। अब जैसे हम पेटेंट एजेंट हैं, अगर आप मुझे अपना इन्वेंशन देंगे तो मुझे ई फाइलिंग ही करनी पड़ेगी, मैं फिजिकली जाके नहीं कर सकती। पहले फिजिकली हम करते थे, पेटेंट ऑफिस गए, एप्लीकेशन जमा किया, रसीद पे नंबर लगा और हमें नंबर मिल जाता था। लेकिन अब जो है, अब आप जाके, अब इन्वेंटर हैं तो आप खुद करिए, फिजिकली कर सकते हैं, क्योंकि हर इन्वेंटर के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। तो इसमें ये देखिए सारी एप्लीकेशन की डिटेल है, एप्लीकेंट की और इन्वेंटर की डिटेल्स हैं। इसमें आपको सब ये भरना होता है कि कैसी एप्लीकेशन भर रहे हो आप, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, डिविजनल है, पेटेंट ऑफ एडिशन है, कन्वेंशन एप्लीकेशन है, पीसीटी है, उसमें सारे डिटेल्स आपको ये भरने पड़ते हैं। क्या कैटेगरी, कि आप नेचुरल पर्सन है, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप नेचुरल पर्सन है। फिर उसके बाद अदर देन नेचुरल पर्सन में स्मॉल एंटिटी, यानी कि जिसमें एमएसएमईज वगैरह आते हैं वो उसमें स्मॉल एंटिटी में है। फिर स्टार्टअप हो अगर आप, क्योंकि ये क्यों टिक करना है, क्योंकि इसके हिसाब से फीस है, क्योंकि फीस जो है इसके हिसाब से बनी हुई है। और अगर आप अदर्स हैं तो उसकी फीस ज़्यादा है। ई फाइलिंग करते हो तो उसमें भी फी रिडक्शन मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलता है। हाँ सर, डिस्काउंट होता है 10%। ठीक है, सेम एप्लीकेशन में जो भी इन्वेंटर्स होंगे उनके फुल नाम लिखोगे आप, उनकी नेशनैलिटी, कंट्री वगैरह सब कुछ लिखना पड़ता है। ये पूरा ये जो फॉर्म है ये, ठीक है। अब इसमें जो है हम प्रायोरिटी डेट की बात कर रहे थे। जनरली प्रायोरिटी डेट होती है जिस दिन हमने एप्लीकेशन फाइल की, और पेटेंट में प्रायोरिटी डेट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपके जो राइट्स होते हैं वो उसी दिन से ही स्टार्ट होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपका कोई भी केस, जैसे कि अगर आपने प्रायोरिटी लेनी है, यानी कि कोई किसी और ने उसको इन्वेंट तो नहीं किया है, जब हम चेक करते हैं, एग्जामिन होती है हमारी एप्लीकेशन, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे भी प्रायोरिटी चेक होती है कि आपके इन्वेंशन से फाइल करने से पहले किसी और ने तो वो नहीं कर रखा, कहीं और पब्लिश तो नहीं हो रखा। बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे इन्वेंटर्स ऐसे भी आए हैं कि जो ये करते हैं कि यूट्यूब पे डाल दिया। किसी ने एक बहुत अच्छी मशीन बनाई थी सर एलोवेरा को वो करने के लिए, क्योंकि एलोवेरा छीलना एक अपने में बहुत टफ जॉब होता है, जो उसका जेल निकालना होता है। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल मशीन बनाई थी, लेकिन क्या किया कि एक स्टूडेंट ने, 4 स्टूडेंट्स थे मिलके, एक स्टूडेंट ने उसमें से यूट्यूब पे डाल दिया, और जब हमने उसे सर्च किया तो वो यूट्यूब से हमें मिल गया। ये इन्वेंशन तो ऑलरेडी है, तो उनका ये तो हमारे किसी स्टूडेंट ने ही डाला है। लेकिन चाहे वो आपने खुद ही नहीं डाल दिया है, लेकिन वो क्या है, पब्लिक डोमेन में आ गया, चाहे उन्होंने उसके बाद उसको हटा दिया, लेकिन पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो हम उसको जब फाइल करते हैं तो उस पर क्या है, वो फाइल कर देंगे तो, लेकिन ग्रांट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रायर नॉलेज में है, एंटिसिपेशन में चला जाएगा। तो इसलिए हमें बड़ा केयरफुल होना होता है जब हम इन्वेंशंस की अपने बात करते हैं, तो हम किसी से ऐसे डिस्कस ना करें, पता चले कि आप ही के किसी फ्रेंड ने उसको कहीं पे पब्लिश कर दिया, न्यूज़पेपर में डाल दिया कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये तो इन्वेंशन बहुत अच्छी है, एक्साइटमेंट में उसने न्यूज़पेपर में डाल दिया, उसको कहीं छपा दिया, तो वो सब जो है, वो उस सब से जो आपकी इन्वेंशन खुद किल हो जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा खुद का पब्लिकेशन है, ये पेपर तो हमने ही छापा है। तो अगर चाहे आपने भी छापा है, लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन में आ गया है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्शन मिलती है सर अगर हम उसे गवर्नमेंट के किसी उसमें हम अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, एक क्लोज्ड ग्रुप में, जैसे कि अगर हमने प्रेजेंट किया, पब्लिकली नहीं है, क्लोज्ड ग्रुप में अगर हमने किया है, तो वो हम उसको हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं। उसके लिए भी 12 महीने का ही टाइम होता है सर, क्लोज्ड ग्रुप में भी। अगर हम प्रोविजनल की बात करें, तो अगर हमारी जो प्रोविजनल एप्लीकेशन जिस दिन हमने फाइल की है, तो उसकी वो वाली डेट को हम मानते हैं। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन में भी डेट ऑफ फाइलिंग, क्योंकि ऑर्डिनरी एप्लीकेशन कहीं और नहीं फाइल हुई हुई, इंडिया में है तो इंडिया में ही कर रहे हैं, जापान में है तो जापान में ही कर रहे हैं। नॉन प्रोविजनल एप्लीकेशन होती है जिसमें हमने प्रोविजनल एप्लीकेशन की जो भी हमने डेट डाली थी, वो एक कन्वेंशन एप्लीकेशन होती है, जो कि सबसे पहले हमने जिस भी कंट्री में फाइल की, हमने क्या किया कि कुछ कन्वेंशन कंट्रीज हैं, वो जो पेरिस में कन्वेंशन साइन हुआ था, उसके अंडर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, उस रूट से अगर हम गए हैं, हमने एक कंट्री में अगर फाइल की है, तो जो हमारी वो डेट होगी तो हमें प्रायोरिटी वहाँ से मिलती है।
ठीक है। और उसके बाद हमें टाइम मिल जाता है कि हम उसे किसी और कंट्री में हम देखें कि मार्केट किस कंट्री में है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर कंट्री में उसे प्रोटेक्ट करना चाहें, क्योंकि हर एक में उसमें आप कर सकते हो, उसमें आप हर कंट्री में जा सकते हो। तो जो भी डेट होगी फर्स्ट फाइलिंग की वो मानी जाती है प्रायोरिटी। पीसीटी एप्लीकेशन में जो उसमें भी फर्स्ट, पीसीटी में भी ऐसे हमारे बहुत सारे कंट्रीज हैं, और उसमें क्या है, आपको पीसीटी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड होते हो। जितनी भी कंट्रीज में उसमें होती हैं, आप उसमें से चूज कर सकते हो कि मुझे 5 कंट्रीज में जाना है नेशनल फेज में, 4 में जाना है, कितने में जाना है, तो आपकी मर्जी होती है। पीसीटी फाइल करने के लिए सर अलग से फीस होती है। ये तो जो इंडिया में आपने फाइल किया उसकी अलग फीस होती है। और 4 कंट्रीज दे रहे हैं तो हर कंट्री की सर नेशनल फेज में पहले नहीं होगी इनिशियल फीस। हाँ, नेशनल फेज में जाने के लिए, नेशनल फेज में जाने के लिए सर बढ़ेगी, लेकिन पहले जब फर्स्ट फाइलिंग में नहीं होती। उसमें आपके पास सर नेशनल फेज में जाने के लिए आपके पास 31 मंथ्स का टाइम होता है। तो आप उसमें डिसाइड कर सकते हो कि मुझे जाना भी है या नहीं जाना, कि मैं कितनी कंट्रीज में, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक डेजिग्नेशन। हाँ, इनिशियल तो है सर हर एक के, क्योंकि जब हम उसमें अगर इंडिया उसमें ये है कि सर्चिंग अथॉरिटी अगर इंडिया सर्च करोगे तो फीस कम है, सर्चिंग अथॉरिटी अगर ऑस्ट्रेलिया करोगे तो उसकी फीस अलग है, आप ईपी सर्च करोगे सर्चिंग अथॉरिटी को तो उसकी फीस अलग हो जाती है। हाँ, पीसीटी सर हमेशा कॉस्टली होता है, लेकिन पीसीटी इसलिए कॉस्टली नहीं पड़ता, जब आपको 5 कंट्रीज में जाना है तो आप पीसीटी रूट से जाना चाहते हो। हाँ, बिजनेस कैसा है आपकी इन्वेंशन का। बहुत सारे इन्वेंशन होते हैं हमारे जो हम पीसीटी करते हैं फाइल, लेकिन ज़्यादातर हम जो है इंडियन ही फाइलिंग करते हैं। लेकिन जो इन्वेंशन बहुत प्रॉस्पेक्ट होता है जिसका, तो उसको हम फॉरेन कंट्रीज में भी फाइल करते हैं। जब इन्वेंटर हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने मार्केट एनालिसिस किया है और ये इस कंट्री में इसकी मार्केट है, तो हम उन पर्टिकुलर कंट्रीज में ही उसको फाइल करते हैं। अब ये मल्टीपल प्रायोरिटीज की बात करते हैं अभी, पहले हम उसके बाद पोस्ट डेटिंग के लिए जो आप बात कर रहे थे सर, वो सेक्शन 9 में जब हम बात करते हैं किसी जब भी स्पेसिफिकेशंस को लिखने की कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सेक्शन 9 जो है पेटेंट एक्ट का वो इसके बारे में बात करता है प्रायोरिटीज। और कंट्रोलर जो कैंसिल कर सकता है प्रोविजनल, और पोस्ट डेटिंग का जो सारे राइट्स हैं वो कंट्रोलर के पास होते हैं, कंट्रोलर आपको अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक है। अब अगर आपने जैसे कि आपने आज एक प्रोविजनल जब कर दी थी, उसके बाद आपकी 12 महीने जो है डेडलाइन आई, आपने उसको पोस्ट डेट किया, लेकिन पोस्ट डेट आपकी वो क्या करेगा कि फर्स्ट फाइलिंग डेट उसको जो आपकी कंप्लीट फाइल करने की डेट थी उस पर कर देगा। तो आप वहां से ही उसको, अब आपकी वो प्रोविजनल बन गई, फिर उस प्रोविजनल से आपको फिर 12 महीने मिले। हाँ हाँ हाँ, तो वही, हाँ तो बस वही है सर, उसको वही आप अगर पोस्ट डेट करोगे तो वही जब आपकी कंप्लीट जैसे ही फाइल करने वाले दिन आया तो आपको कंप्लीट तक वो दे देगा टाइम। अब है जब हम पेटेंट नंबर असाइन होते हैं, जब हम पेटेंट फाइल करते हैं तो एक नंबर मिलता है हमें, एप्लीकेशन नंबर। तो वो क्या तरीका है उसका पेटेंट ऑफिस का, तो ये तरीका होता है, सबसे पहले ईयर आता है कि हमें उसका जो नंबर है उसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले ईयर होता है, फिर ज्यूरिसडिक्शन होती है, फिर उसके बाद आता है कि आप कहाँ पे फाइल कर, किस टाइप का एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हो, मतलब कि, और फिर उसके बाद नंबर, एक रैंडम नंबर जनरेट होता है, 6 डिजिट नंबर होता है। तो ईयर लिखा सपोज 2024 में मैंने फाइल की, 2024 आ गया। फिर मैंने ज्यूरिसडिक्शन मेरा सपोज दिल्ली था तो उसके लिए 1, ठीक है, मुंबई के लिए 2 है, कोलकाता के लिए 3 है, और चेन्नई में अगर एप्लीकेशन फाइल हुई तो 4। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे वो फाइल हुई है एप्लीकेशन, तो वो आ जाएगी। फिर कौन सी एप्लीकेशन है मेरी, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, कन्वेंशन रूट से आई है ये एप्लीकेशन, पीसीटी रूट से आई है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीनेशनल्स जो होते हैं वो, हाँ हाँ सर, उसकी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसमें वो कोडिंग आएगी आपको, मैं दिखाती हूँ। ऑर्डिनरी सबसे पहले जो है ऑर्डिनरी वो उसमें 1, हाँ हाँ सर ये सब डिजिट में ही होती है। 2 जो है डिविजनल एप्लीकेशन के लिए, कि आपकी एक इन्वेंशन थी उसको डिवाइड कर दिया आपने 2 इन्वेंशंस में। फिर 3rd है पेटेंट ऑफ एडिशन,
आपकी कोई इन्वेंशन थी, उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल छोटा सा एक माइनर सा एडवांसमेंट किया मैंने, ठीक है, तो वो पेटेंट ऑफ एडिशन हो जाता है। फिर कन्वेंशन की डिविजनल हो जाती है, फिर कन्वेंशन का ही पेटेंट ऑफ एडिशन हुआ, फिर पीसीटी आता है। तो ये सारी जो नंबरिंग है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कन्वेंशन एप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है। हाँ 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 फिर नीचे पीसीटी नेशनल पेज डिवीजनल एप्लीकेशन, हाँ जी तो डिफरेंस क्या है? सर, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन जो होती है वो तो होती है कि जैसे मैंने एक इंडिया से मैंने फाइल करी तो इंडिया में ही है, लेकिन पीसीटी रूट में अगर मैंने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की है उसकी, तो हम उसे पीसीटी रूट से जाएंगे और पीसीटी का भी मैंने उसमें डिविजनल एप्लीकेशन फाइल की हुई है। मतलब वो फिर पीसीटी के रूप से ही होगी। हाँ से उसके हाँ, एक इन्वेंशन को मैंने पीसीटी रूट से फाइल किया। अब जैसे सैमसंग है सर, उसने इन्वेंशन जैसे कि करा सपोज यूएस में किया, अब लेकिन वो पीसीटी रूट से आना चाहता है, वो इंडिया में भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी जाएगा, चाइना में भी जाएगा, तो उसने उस तरीके से, तो वो नंबर्स होंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन को रीड करने का तरीका है कि कौन से ज्यूरिसडिक्शन में, सपोज आपसे कोई पूछे कि कहाँ फाइल हुई थी एप्लीकेशन, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो नंबर है ये इंडिकेटिव है कि ये ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, पीसीटी है, कन्वेंशन एप्लीकेशन है, तो ये सब कुछ इस नंबर से इंडिकेट हो रहा है आपको। और ये फर्स्ट एप्लीकेशन है तो इसलिए इसमें नंबर 1 है। पहले ये तरीका था, जैसे पीसीटी नेशनल की अगर एप्लीकेशन दिल्ली में फाइल हुई है तो पहले क्या होता था, ईयर होता था, फिर उसका ज्यूरिसडिक्शन ऐसे लिखा होता था DEL, चेन्नई में होता तो CHE होता था, मुंबई में MUM होता था, कैलकाटा का KOL करके होता था। तो ये तरीका था, और वो लास्ट में जो होता था वो एप्लीकेशन का ईयर आता था कि नंबर क्या है। कब से चेंज हुआ? ये अब 5 साल हो गए सर इसको। हाँ हाँ 4, अब चेंज हो गया, पहले तो यही था, सब लोग यही पैटर्न फॉलो करते थे। सर 19 रूल देखना पड़ेगा मुझे किस दिन से चेंज हुआ एग्जैक्टली तो, क्योंकि अब जो हम फॉलो करते हैं वही पैटर्न है अब हमारा। ये पुराने एप्लीकेशंस जो भी हैं हमारे वो इसमें आएंगे इस तरीके से, अभी भी उनका यही नंबरिंग है अगर पुराने देखें तो, जो ग्रांट नहीं हुए। ये हम पहले कर चुके हैं। अब कंटेंट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन जब हम बात करते हैं कि चाहे प्रोविजनल हो कंप्लीट हो, लेकिन उसमें लिखना क्या है आपको, यही सबसे पहले तो टाइटल एंड प्रीएम्बल ही आएगा कि आपकी इन्वेंशन का क्या टाइटल है, और प्रीएम्बल इसलिए कि कंप्लीट है या प्रोविजनल है इसलिए होता है उसमें। फिर फील्ड ऑफ द इन्वेंशन, एक लाइन में आपको इन्वेंशन को लिखना होता है कि ये मैकेनिकल इन्वेंशन में आएगी, किस टाइप की इन्वेंशन है उस तरीके से। फिर उसके बेसिस पे फील्ड से ये क्लासिफाई होती हैं इन्वेंशंस, जैसे कि मैकेनिकल इन्वेंशंस मैकेनिकल इन्वेंटर एग्जामिनर्स के पास जाएंगी, बायोलॉजी से रिलेटेड है तो बायोलॉजी वाले इन्वेंटर के पास जाएंगी, केमिस्ट्री से रिलेटेड केमिस्ट के पास जाएंगी। तो हर जगह जो है हर इन्वेंशन से रिलेटेड जो एग्जामिनर होते हैं पेटेंट ऑफिस में, हर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही सारे इन्वेंशंस को देख रहा है, या एक बायोलॉजिकल साइंसेस का बंदा है और वो उसको हम कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशन देते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास पेटेंट ऑफिस में एग्जामिनर्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर प्रायर आर्ट की, उसमें पुराना पहले जो एग्जिस्टिंग जो चीजें थी वो क्या हैं, फिर ड्रॉबैक्स क्या थे उसमें जब हम लिखते हैं इन्वेंशन को, फिर आप एफर्ट्स क्या हुए, सॉल्यूशंस क्या लिखे हमने जो कि उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए। फिर हम लिखते हैं समरी ऑफ द इन्वेंशन, ब्रीफ में आप एक समरी लिखते हो, फिर स्टेटमेंट लिखोगे, फिर उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन इन्वेंशन का। अगर मैकेनिकल इन्वेंशन होती हैं तो फिगर्स भी जब आप डालते हो तो उसमें ड्राइंग्स में नंबरिंग होती है, जब हम किसी पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी नंबरिंग होती है, उस पर वो लिखा नहीं होता कि ये आपका यहाँ पे कंडक्टर लगा है, ये आईसी है, ऐसा नहीं लिखा होता। उसमें क्या होता है, नंबर लगे होते हैं। जब हम ड्राइंग को करते हैं तो ड्राइंग जो होती है नंबर्ड होती है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होती है। और फिर जो होती है जब ड्राइंग्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लिखते हैं कि 1 नंबर पे है क्या, क्या कंपोनेंट यूज किया, सेकंड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, तो ये सारे कंपोनेंट्स उसमें डिस्क्राइब होते हैं। और अगर केमिस्ट्री के होते हैं तो उसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको करना पड़ता है सारा।
आपको केमिकल इक्वेशंस के थ्रू उसको लिखना होता है कि ये एग्जाम्पल्स हैं, और जो बेस्ट मेथड है कि ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में मेरा इन्वेंशन काम करता है। तो ये सारे आपको देना। और फिर होता है क्लेम्स, बहुत ही क्रिटिकली आपको लिखने होते हैं, जो कि बताते हैं कि आप क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ये तो आपने डिटेल लिख दी कि मेरी इन्वेंशन ऐसे ऐसे से बनती है, ये डिस्क्राइब कर रही है इन्वेंशन में ये सब काम होता है और हमने ऐसे बनाया है इसको, लेकिन हम चाहते क्या है पेटेंट ऑफिस से कि मुझे किस चीज़ पे प्रोटेक्शन मिले, वो होता है क्लेम राइटिंग पार्ट। फर्स्ट जो क्लेम होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लेम होता है, सिंगल सेंटेंस में लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, लेकिन फुल स्टॉप उसमें आखिर में ही आता है। आई या वी क्लेम करके हम लिखते हैं और जो फुल स्टॉप होता है उसमें आखिर में आता है। हो सकता है एक पेज का भी होता है फर्स्ट क्लेम, लेकिन फुल स्टॉप लास्ट में ही आएगा। और फिर उसके बाद जो क्लेम्स लिखे जाते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट क्लेम, जो कि फर्स्ट क्लेम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और फिर होता है लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट। अब ये इन्वेंशन जब आपने पेटेंट ऑफिस को सबमिट कर दी, आपको एक नंबर भी मिल गया। जब आपको नंबर मिल जाता है तो आप उसके बाद पब्लिकेशन कर सकते हो। आपने थीसिस जमा करनी है, आप थीसिस जमा कर सकते हो। आपने कोई पेपर पब्लिश करना है वो भी कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास एक नंबर है पेटेंट ऑफिस से जनरेट हुआ मीन्स आपके पास उसकी प्रायोरिटी है। अगर कहीं पे भी वो कोई बोलेगा कि ये इन्वेंशन की भाई ये इन्वेंशन तो इस फला बी ने भी किया है, तो आप बता सकते हो कि आई हैव अ प्रायोरिटी, ये मैंने तो पेटेंट एप्लीकेशन इसका फाइल करा था इस डेट को, ठीक है। अब क्या है, 18 महीने तक पेटेंट ऑफिस उस इन्वेंशन को एज इट इज रखता है आपकी अपने पास, उसे कहीं छापता नहीं है। लेकिन आफ्टर 18 मंथ्स वो जो है इस एप्लीकेशन को छापते हैं, वो होता है पेटेंट जर्नल। पहले क्या था, हार्ड कॉपी में आते थे जर्नल्स, अब जो है हर फ्राइडे को छपता है ये पेटेंट ऑफिस में। और अब जो है ई कॉपी होती है इसकी, ठीक है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक वो पब्लिश ही नहीं होता है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होगी तभी वो पब्लिश हो पाता है, ठीक है। अगर हमने एप्लीकेशन 15 महीने में विड्रॉ कर ली अपनी, मैंने कंप्लीट फाइल किया था लेकिन मैंने क्या किया, उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया 15th मंथ में, तो वो पब्लिश नहीं होगी। या उस पर कोई सीक्रेसी डायरेक्शन लग जाए। सीक्रेसी डायरेक्शन किस इन्वेंशन में लगती है, जब कोई डिफेंस रिलेटेड इन्वेंशन होती है, हमें लगता है कि ये बाहर ऐसे नहीं जानी चाहिए, ये पब्लिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ डिफेंस रिलेटेड है, तो हम जो है सीक्रेसी डायरेक्शन लगाते हैं, अंडर सेक्शन 35 लगाते हैं, और फिर हम इस इन्वेंशन को पब्लिश नहीं करते, पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आते। ग्रांट होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसको पब्लिश नहीं करते क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे डिफेंस से वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। हाँ हो जाएगा वो ग्रांट, लेकिन उसके लिए सर अलग है, सीक्रेसी डायरेक्शन हटती है फिर उस पे से। सीक्रेसी डायरेक्शन हम हटाते हैं, वो मीडिएशन होता है सीक्रेसी डायरेक्शन, जब वो हटा देते हैं उसके बाद ही वो जो है वो ग्रांट होता है, क्योंकि एग्जामिन भी तभी होता है वो। और बहुत सारे इन्वेंशंस क्या होते हैं कई बार कि सीक्रेसी डायरेक्शन में चले जाते हैं तो वो तब तक उनका कुछ होता ही नहीं है। नहीं, फीस कुछ भी रिटर्न, फीस रिटर्न नहीं होती। और पब्लिश होता क्या क्या है जो है, ऐसा नहीं कि पूरी इन्वेंशन पब्लिश हो जाएगी आपकी। पब्लिश क्या होगी, सिर्फ प्रायोरिटी डिटेल्स पब्लिश होते हैं आपके, इन्वेंटर के, एप्लीकेंट के डिटेल्स, आपका एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हो जाएगा, ये सब चीज़ें जो हैं ये पब्लिश हो जाती हैं। इस तरीके से होता है पब्लिकेशन। ये कैसे दिखता है कि एप्लीकेशन नंबर जो भी था वो छप गया, कंट्री का वो छप गया, डेट हो गई किस दिन पे एप्लीकेशन फाइल हुई थी, पब्लिकेशन किस दिन हुआ, जर्नल का नंबर डाला हुआ है उसमें, टाइटल लिखा है। ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है कि एप्लीकेशन क्लासिफाई होती है। एक पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू एप्लीकेशन क्लासिफाई होती है कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड इन्वेंशन है, कोई ह्यूमन नेसेसिटी से रिलेटेड इन्वेंशन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्वेंशन है, तो उसमें वो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन कोड्स होते हैं। फिर उन कोड्स के बाद भी उसमें ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, क्लासेस, सब कुछ होता है कि आप बहुत डीप में उसको जाओगे तो ये सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है।
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन नंबर। कोई प्रायर, हाँ हाँ इसमें ये पुराना डाल रखा है, पेटेंट ऑफ एडिशन है या नहीं है, फिर एब्स्ट्रैक्ट इस तरीके से छपता है उसमें। ये सब अभी भी सेम पैटर्न पे ही छप रहा है, ये इसका पैटर्न नहीं चेंज हुआ कुछ भी। और इसमें इन्वेंटर के सारे डिटेल्स हैं आपके पास, एप्लीकेंट के डिटेल्स हैं। इफेक्ट क्या होगा पब्लिकेशन का, अब जब जो पब्लिक हो गई एप्लीकेशन तो उसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट और ड्राइंग्स भी आ जाते हैं कई, जिसमें इन्वेंशन में ड्राइंग है तो उसमें ड्राइंग आएगी, नहीं है तो नहीं छापते। ठीक है, पब्लिकेशन के बाद अगर आपका कोई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर सपोज उसमें यूज हुआ है उस इन्वेंशन में, तो जो भी डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट है वो जो भी आपका बायोलॉजिकल मटेरियल है जो कि स्पेसिफिकेशंस में हमने करा है, तो पब्लिक को आप अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन से ही टिल द ग्रांट जो है, ऐसे एप्लीकेशन में प्रिविलेजेस और राइट्स जो होते हैं वो इन्वेंटर को मिलते हैं, लेकिन वो फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन होते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन अगर जब वो ग्रांट हो जाएगी तो फिर तो फर्स्ट डेट से ही मिलते हैं जब एप्लीकेशन आपने फाइल की थी, लेकिन जब तक वो ग्रांट नहीं हुआ है तब तक डेट ऑफ पब्लिकेशन से टिल द टाइम ऑफ ग्रांट आपको वो राइट्स जो होते हैं इन्वेंटर के वो आपको मिलते हैं पूरे। और हम इसका अब अर्ली पब्लिकेशन भी हो जाता है, जो कि पहले नहीं होता था। अर्ली पब्लिकेशन होता है, उसके लिए फॉर्म 9 आपको फिल करना होता है कि फॉर्म 9 में आपको अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट देनी पड़ती है कि 18 महीने से पहले आप पब्लिश करना चाहते हो अपने इन्वेंशन को। फिर होता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जब तक आप पहले रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं थी, आपने एप्लीकेशन फाइल की, अपने आप एग्जामिन होगी ही होगी पेटेंट ऑफिस में, लेकिन अब उन्होंने 48 मंथ्स का टाइम दे रखा है कि आप जब रिक्वेस्ट के लिए डालोगे अगर तो वो एग्जामिन करेंगे, नहीं तो नहीं, क्यू में लग जाता है। तो हम हाँ सर एग्जामिनेशन नहीं होगा तो ग्रांट ही नहीं होगा पेटेंट। पेटेंट ऑफिस में जो आप ऑटोमेटिकली वो एग्जामिन करते ही थे सारे एप्लीकेशंस को, उसके लिए अब सर इतने सारे इन्वेंशंस हैं, पहले फाइलिंग जो थी वो बहुत कम थी, अब फाइलिंग जो है वो बड़ी हो गई है, और अगर आपने उसका कुछ आपको ग्रांट हो रहा है या नहीं हो रहा उसका, और इससे रेवेन्यू जनरेशन भी वो क्या है, फीस देते हैं वो, आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की फीस है। 48 महीने में अगर आपको नहीं लगता कि आपने इसको करना है तो आप क्या करोगे, कुछ लोग सर उसे पब्लिश कर देते हैं जब बड़ी कंपनीज होती हैं कि वो स्ट्रैटेजिक पेटेंट्स होते हैं कि मुझे एग्जामिन कराने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरा पेटेंट जो है वो, हाँ ये फर्क होता है। बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं, फीस भी नहीं भरेंगे और उसको छोड़ देंगे, तो वो आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए, लेकिन वो प्रायर आर्ट बन गया अब तो। ये कंपटीशन जो बड़ी कंपनीज होती हैं स्ट्रैटेजिक इन्वेंशंस को, वो इस तरीके से ही किया जाता है। इवन अगर उन्होंने अपने कंपनी के बोर्ड पे भी डिस्प्ले कर दिया है उस इन्वेंशन को, एज अ आइडिया था किसी का, बस उसको वहां पे भी अगर उन्होंने छाप दिया कहीं पे, तो वो भी पब्लिक डिस्प्ले में वो दिखा देते हैं कि ये पहले से ही इन प्रायर यूज है। तो इसलिए जितनी भी कंपनीज होती हैं बहुत स्ट्रैटेजिकली चलती हैं, और वो अपने जब ये पब्लिकेशन होता है कुछ होता है तो अपने कॉम्पिटिटर्स के जो भी इन्वेंशंस होते हैं उसको वो स्टडी करते हैं। सर नहीं, उसके लिए देखिए अगर आप एज ए इन्वेंटर हैं और यूनिवर्सिटी से हैं रिसर्चर, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं पेटेंट फैसिलिटेटिंग सेंटर, हम उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना उसके लिए, आप सिर्फ एज ए सर फीस दे, सर फीस तो क्योंकि पेटेंट ऑफिस चार्ज करता है वो हम भरेंगे आपके लिए, आपको नहीं भरनी। पेटेंट ऑफिस तो फीस चार्ज करेगा ही ना सर। एक गवर्नमेंट फॉर्म की, जैसे आप वकील हैं अगर, तो अगर जो सरकारी फीस है कोर्ट में कुछ जमा करने की वो तो है ही, तो हमारे से भी लेगी सरकार। लेकिन सरकार ने ये इन्वेंटर्स को प्रमोट करने के लिए जिस हाँ उसमें आपको कहां से रिकवरी होगी? हमें सरकार देती है ना, ग्रांट देती है हमें, तो सरकार ने ग्रांट दे रखी है सर कि इनोवेटर्स को प्रमोट करना है, नहीं तो सर रिसर्च करेगा कौन? एजेंट का रोल समझ में नहीं सर, एजेंट अलग है, एजेंट का अलग है। अगर मैं, ठीक है सर मैं तो एजेंट हूँ वो एक अलग बात है,
लेकिन वो तो मेरा एक अलग से है कि एजेंट तो मैं आपके बिहाफ पे, लेकिन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय हमारे पास क्या है, हमारा मैंडेट है कि हमें इन्वेंशंस को, रिसर्चर्स को प्रमोट करना है। अगर ये कॉलेज के स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट्स के भी हमने फाइल किए हैं सर। एक केंद्रीय विद्यालय का 10th क्लास का स्टूडेंट आया था हमारे पास एक इन्वेंशन लेके, और हमने उसको फाइल किया था। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बच्चों के ही फाइल करेंगे, 10th क्लास का बच्चा है तो हमने उसके इन्वेंशन को फाइल किया था। लेकिन आपकी इन्वेंशन जो है वो पेटेंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। जब वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगी सर, हम आपके इन्वेंशन को फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आप एज अ इन्वेंटर, आपका ही नाम आएगा, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा एप्लीकेंट में, हमारा नाम कहीं नहीं आता कि हमने फाइल किया है। डीएसटी कहीं पे भी वो रिकग्निशन नहीं लेता कि डीएसटी ने फाइल किया है या टाइफैक ने फाइल किया है, हम कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखते, सिर्फ क्योंकि हमें इनोवेटर्स को प्रमोट करना है कि इनोवेशंस को, रिसर्चर्स को सब हम बेयर करते हैं सर, गवर्नमेंट वो हम बेयर करते हैं। तो इसलिए वो घबराने की जरूरत नहीं है कि इन्वेंशन हम कैसे देखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, तो आपको ये कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है उस एंड पे। वो हम खुद ही मतलब कि लिखेंगे, आपकी इन्वेंशन को खुद ही सर्च करेंगे कि पेटेंटेबल है नहीं है, हाँ वो हम सब करेंगे आपके लिए। और उसके बाद सर ग्रांट होने के बाद भी इसमें एन्युटी फी जैसे, लेकिन रिस्पॉन्स जैसे अब जब रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर देंगे हम, तो इसमें क्या होता है कि एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जो कि पेटेंट ऑफिस से जनरेट होती है। कि एग्जामिनर ने जब उसको एग्जामिन किया तो उसने देखा कि आपके 2 डॉक्यूमेंट्स उसने निकाले कि ये जो हैं ये इस इन्वेंशन से रिलेटेड प्रायर आर्ट में आ रहे हैं। सपोज ऐसा हो गया तो आपको उसको डिफेंड करना है, तो आपको बताना है कि नहीं इस इन्वेंशन में जो है आपकी इन्वेंशन कहाँ से डिफरेंट है इससे, तो उस रिस्पॉन्स को हमें फाइल करना होता है। फिर वो जब रिस्पॉन्स फाइल हो जाता है, कई बार क्या होता है जब हम रिटर्न में रिस्पॉन्स फाइल करते हैं तब भी जो एग्जामिनर है, जो कंट्रोलर है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो ग्रांट नहीं कर रहा अभी भी। उसने क्या किया, हम हेयरिंग शेड्यूल कर दिया आपके लिए कि हम चलो आपस में आप मुझे वर्बली समझाइए कि क्या है ये इन्वेंशन, मुझे नहीं समझ में आ रही है, अब आप बताइए कि ये पॉइंट अभी भी मेरे को डिफिकल्ट है, तो उसने हेयरिंग कर दिया आपके लिए। फिर आप हेयरिंग में उसको समझाते हो कि नहीं मेरी इन्वेंशन जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफरेंट है और इसमें मैंने ये चीज़ यूज़ की है इसलिए ये अलग है। तो जब हेयरिंग हो जाती है तो उसके बाद भी आपको एक रिटर्न सबमिशन देना पड़ता है कि जो आपने उसको समझाया था और क्या आपके कंट्रोलर से क्या बातचीत हुई, क्या कंट्रोलर ने कहा था, आपने जो कंट्रोलर ने सपोज उसने कहा कि आप इसमें से क्लेम 2 या 3 आप हटा दीजिए, ये सही नहीं है, और जो इसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया है सपोज कि ये सही नहीं है, ये वर्ड हटना चाहिए, तो आपने वो वर्ड्स हटा दिए। आपने फिर जो उसने क्लेम हटाने के लिए बोला, आपने वो क्लेम, अगर आप एग्री हुए आप दोनों म्यूचुअली, तो आपने वो क्लेम भी हटाया, और अगर नहीं हुए तो बोला कि आधा क्लेम जो है ये तो इसमें रह सकता है, क्योंकि आप अपने सारे क्लेम्स को बचाना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप उसको स्ट्राइक डाउन करो, तो आप हेयरिंग में अपनी बात रख सकते हो। हाँ, फिर रिटर्न आपको सबमिशन देना है, उसके बाद फिर पेटेंट आपका ग्रांट हो जाता है, इसलिए टाइम लगता है। सब लोग सोचते हैं कि नहीं 3 साल लग गए, 4 साल। हाँ हाँ सर, हर चीज़ के लिए, हर फॉर्म जमा करने के लिए, हर रिस्पॉन्स को जमा करने के लिए 6 महीना है, जैसे किसी में 3 महीने हैं, आपको विदिन, हाँ विदिन 1 मंथ है, मतलब आपको हर चीज़ के लिए टाइम फ्रेम में आपको जमा करना होता है। रिटर्न सबमिशन 15 दिन में ही जमा करना है हेयरिंग के, तो वो आपको सब चीज़ें जो है टाइम फ्रेम में ही जमा करनी है सर। फीस होती है जैसे कि ऑर्डिनरी पर्सन, जैसे कि नेचुरल एंटिटी है, जैसे आप कॉलेज हैं तो उसके लिए ये फीस है, लेकिन आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो एन्युटी फीस है उसमें भी रिडक्शन है। जैसे अब हम अर्ली पब्लिकेशन जब हम बात करते हैं तो अर्ली पब्लिकेशन आप कब कब किन किन केसेस में करा सकते हो, अगर आप फीमेल, जैसे कि अब हम अर्ली एग्जामिनेशन की बात भी करते हैं, क्योंकि सिर्फली एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि भाई आप क्यू में लग गए तो एग्जामिन तो होगा, लेकिन हमने एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन कराना है कि मुझे जल्दी है एग्जामिन हो जाए मेरा, कि मुझे ग्रांट कराना है, मुझे इंडस्ट्री को बेचना है। हाँ फीस तो सर उसकी फीस तो है ही, लेकिन किन ग्राउंड्स पे आप करा सकते हो, ऐसे नहीं कि हर कोई उठा और कहेगा कि नहीं मुझे कराना है। या तो आप स्टार्टअप होने चाहिए,
आप कोई स्मॉल MSME हो, तब आप, या आपका जो जॉइंट एप्लीकेंट में या तो एक इन्वेंटर आपकी फीमेल है या कोई एप्लीकेंट फीमेल है, ये भी बेनिफिट है सर। ये अभी क्लॉजेज ऐड हुए हैं, ये रिसेंट रूल्स में जो चेंजेस हुए उसमें ये करा। कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, हमें लगता है कि इससे जल्दी, जितने जल्दी होगा तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, या मेरा सर्चिंग अथॉरिटी, जब मैंने उसे PCT फाइल किया तो मैंने सर्चिंग अथॉरिटी इंडिया चुना है, तो इन सब केसेस में जो है हम एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन फाइल कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। ये ऑनलाइन आप किस पे जाके, IP इंडिया पे जाके आप कैसे ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं, ये उसका लिंक है उसमें, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, यानी कि उसमें चाहिए सर, वो तो एजेंट करेगा आपके बिहाफ पे अगर आप करोगे तो, या अगर आप इन्वेंटर हैं तो आपको तो फिजिकल भी जाके कर सकते हो। हाँ, तो फिर आपको उसके लिए E-सिग्नेचर वगैरह सब बनवाना पड़ेगा, सब चाहिए, वो तो प्रोसेस, उसके बिना वो आगे चलता ही नहीं है, पोर्टल चलता ही नहीं आगे। ये सारे डिटेल्स जो अभी हमने करे थे, ये फीस है कि लीगल एंटिटीज के लिए अलग है और स्मॉल एंटिटीज के लिए फीस अलग है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के थ्रू फाइल करते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी। लेकिन अगर जैसे क्लेम्स और एक्स्ट्रा पेजेस 30 पेज हैं अगर, तो फीस अलग होती है, और 30 पेज से अगर 31 पेजेस हो गए सपोज आपके इन्वेंशन में, तो हर पेज की 800 रुपया फीस एक्स्ट्रा लग जाती है। और क्लेम भी 10 क्लेम तक तो सेम फीस है, 11th क्लेम आते ही 1600 रुपये पर क्लेम फीस लगती है। क्लेम ज्यादा, आप इन्वेंटर 10 हो सकते हो एक इन्वेंशन में, लेकिन इन्वेंटर अगर हम बोलते हैं तो कौन से लोग इन्वेंटर हो सकते हैं, अगर आप लोगों में से किसी को भी लगा कि इन्वेंटर कौन हो सकता है, हाँ बताइए। इन्वेंटर क्या, अगर सपोज करो कि आप 2 लोग हैं, आप लैब में काम कर रहे थे और मैं जो हूँ, मैंने एक आपके लिए एक एपरेटस प्रोवाइड किया मैंने, तो मैं भी इन्वेंटर हूँ। हाँ, क्योंकि जो टेक्निकली कंट्रीब्यूट करेगा सिर्फ वही इन्वेंटर होता है, या कहीं से आपको कोई किसी ने फंड किया तो वो भी जो है इन्वेंटर नहीं होता। फंडिंग एजेंसी कैन नेवर बी एन इन्वेंटर। इन्वेंटर 10 लोग हो सकते हैं, बट हाँ 10 लोग सर, जब बड़ी जब इन्वेंशन हम करते हैं लैब में भी, अगर हम कॉलेज में इन्वेंशन करते हैं तो हमारी एक टीम हो सकती है। हाँ, हमारी एक टीम हो सकती है कि किसी का कोई टेक्निकल आइडिया था, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कुछ उस पर स्टडी किया, तो वो सब लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि जिसने हमें फंडिंग करी वो नहीं होगा। ये उसका जो साइट है वो ऐसे पेज जो दिखेगा आपको IP इंडिया पे, ये ऐसा दिखेगा। ये तो प्रोसेसिंग का मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए, जब हम MSMEs और स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जो बहुत फास्ट अगर हम ग्रांट करते हैं तो 2 साल में भी ग्रांट हुआ है, क्योंकि उसमें एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन का, अर्ली पब्लिकेशन के क्लॉजेस हैं। अदरवाइज 4 साल तो आप मान के ही चलिए कि लगते हैं, 3 से 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि 18 महीने के बाद तो वो पब्लिश होगा, ठीक है। उसके बाद वो कोई FAR आएगी, आप उस पर रिस्पॉन्स दोगे FAR का, तो रिस्पॉन्स दिया, फिर सपोज हेयरिंग आ गई उस पर, क्योंकि हर चीज में जो है आप भी टाइम लेते हो, पेटेंट ऑफिस भी टाइम लेता है। और कई बार क्या होती है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपने कोई फॉर्म्स जमा नहीं किए, जरूरी नहीं है हर वक्त टेक्निकल ही कुछ लग के आ गया कि भाई आपका इन्वेंशन वो इसमें कोई प्रायर आर्ट है या कुछ है। कई बार आपकी क्या होती है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपने पावर ऑफ अटर्नी जमा ही नहीं करी, तो वो जमा नहीं करी तो वो भी जमा करनी है उसकी फीस के साथ। आपने फॉर्म 1 नहीं जमा किया था, तो मतलब जो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, और कुछ जो होती हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने इन्वेंटिव स्टेप नहीं बताया, या उसमें यूनिटी ऑफ इन्वेंशन नहीं है, कि ये पूरा जो आप बता रहे हो ये एक इन्वेंशन है ही नहीं, ये तो भाई 2-3 इन्वेंशंस हैं, भाई आप इसे स्प्लिट करिए, इसे डिविजनल एप्लीकेशन बनाइए। तो हाँ जी, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी,
जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल की उस डेट से 18 महीने के बाद आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगी। ये साइट पे आ जाएगी। हाँ, जर्नल में हर फ्राइडे को जो जर्नल आता है उसमें छपता है और उसमें ये बेसिक डिटेल्स होती हैं। और उसके बाद जो है ये आपके जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं पब्लिकली, अगर मेरे को चाहिए ये डॉक्यूमेंट तो मैं पेटेंट ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन पेड बेसिस कि मुझे इस इन्वेंशन के डिस्क्रिप्शन देखना है। अब जब हम उसको, एक तो होता है फॉरेन फाइलिंग के भी हमें उसमें डिटेल्स बताने हैं, आपको फॉरेन फाइलिंग के डिटेल्स भी बताने पड़ते हैं कि मैंने ये एप्लीकेशन कहीं अब्रॉड फाइल की है या नहीं की। आपको हर साल पेटेंट ऑफिस को ये बताना होता है कि अगर हमने फाइल की है तो हम उसकी डिटेल्स बताते हैं कि हमने ये इस कंट्री में ये एप्लीकेशन फाइल की है। अब जब पेटेंट ग्रांट हो गया या पब्लिश हो गया तो उसके बाद वो क्या आता है, ऑपोजिशन में चला जाता। ऑपोजिशन के लिए भी खुल जाता है। एक हमारा होता है प्री ग्रांट ऑपोजिशन और एक होता है पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। ठीक है, प्री ग्रांट होता है कि जो ग्रांट से पहले पहले जो अपोज करना चाहे उस पेटेंट को, तो हम उसको अपोज कर सकते हैं। सेक्शन 25 जो है पेटेंट एक्ट का, वो ऑपोजिशंस के बारे में बात करता है। तो दोनों सेक्शंस जो हैं वो 25 में ही आते हैं। और ये कुछ ग्राउंड्स हैं ऑपोजिशन के कि हम कहते हैं कि किसी ने मुझसे धोखाधड़ी से इन्वेंशन को ले लिया था, और ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। या किसी इन्वेंटर का नाम आपने छोड़ दिया, 4 लोगों ने की, आपको एक पे गुस्सा आया कि इसका नाम ही नहीं लिखेंगे हम, तो क्या किया, जब इन्वेंशन हुई तो चौथे बंदे का नाम हटा दिया आपने इन्वेंशन से कि वो इन्वेंटर ही नहीं है। तो वो जो चौथे बंदे को जब पता चलेगा, जब पब्लिश हो जाएगी, तो उसका नाम इन्वेंटर में नहीं होगा। वो आएगा, वो आपको कहेगा कि भाई मेरा नाम आपने डाला ही नहीं, तो आप कहोगे हमें नहीं पता। वो क्या करेगा, पेटेंट ऑफिस में अपोज कर देगा इस ग्राउंड पे अपनी इन्वेंशन को कि इन्होंने रॉन्गफुली मुझसे ऑब्टेन की और मेरा नाम जो है इन्होंने हटा दिया, आई वॉज वन ऑफ द इन्वेंटर्स। आपको लेकिन प्रूव करना होगा कि आप इन्वेंटर थे। सर लॉग बुक्स होती हैं, देखो जब आपने काम किया होता है लैब में तो आपके पास लॉग बुक होती है, आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन, पीआई के पास कभी भी आपकी लॉग बुक नहीं होती खुद की। जो आपकी खुद की एक नोटबुक होती है जिसमें आप डेटा हमेशा नोट करते हो। जब भी एक्सपेरिमेंट लगाते हो आप अपना डेटा नोट करते हो हमेशा, तो वो आपके पास होगा ही नहीं। आपने क्योंकि वो डेट वाइज मेंटेन्ड होती है लॉग बुक हमेशा नहीं। लेकिन आपको प्रूव, लेकिन ओनस आप पे है कि आपको प्रूव करना है कि आप इन्वेंटर थे। फिर ऐसे होते हैं सर, एक स्टूडेंट हमारे पास आए थे आईआईटी से, उसका नाम हटा दिया था और उसने अपोज कर दिया पेटेंट ग्रांट होने के बाद। ऐड हो जाता है, हो जाता है, नहीं नहीं नाम ऐड हो जाता है, क्योंकि उसको अपना नाम ही तो मेन चाहिए कि मेरा नाम आना चाहिए उसमें। कुछ पहले पब्लिकेशन था, आपने दिखा दिया कि जी नहीं आपने इस डेट को इन्होंने फाइल किया, लेकिन ये पब्लिकेशन तो इस डेट का है जो कि फाइलिंग डेट से पहले का है। ठीक है, कोई प्रायर क्लेम है कि उसने बता दिया कि ये पहले कहीं और किसी और इन्वेंशन में ऐसा क्लेम हुआ था। कैंसिल कर देगा, रिवोक हो जाएगा, फिर आपको मौका मिलेगा क्योंकि ऑपोजिशन बोर्ड बनेगा, तो आप उसमें अपने पॉइंट रखेंगे कि हाँ भी क्या है, और हो सकता है कि आप उसको डिफेंड इस तरीके से कर पाए कि नहीं आपको ग्रांट हो जाए, बचा जाए, कि नहीं जो उसमें आप बता रहे हो कि पब्लिश हुआ था उसमें ये वाला डेट पॉइंट जो है, फिर कैंसिल नहीं है तो फिर चलेगा। कहीं प्रायर नॉलेज में था, यूज में था, जैसे आपने कोई एक इन्वेंशन करी, आपने क्या किया कि अपने बच्चे के साथ वो इन्वेंशन कर रहे थे, लेकिन किसी ने उसको पिक्चराइज कर लिया, लेकिन आप उसको टेस्टिंग के लिए ही कर रहे थे, और वो जो है उसको कहीं पोस्ट कर देता है, बाद में वो दिखाता है कि नहीं ये तो आप पहले से ही था,
क्योंकि कहीं पे भी कोई ऑब्वियसनेस पे चला जाता है कि नहीं ये तो बड़ा ऑब्वियस है, ये तो जो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट है जो कि इस एरिया में पहले से काम करता है उसके लिए बहुत ऑब्वियस सी बात थी, ये तो ऐसा हो ही सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप के सॉल्ट को दूसरे सॉल्ट से रिप्लेस कर दिया तो वो उसमें सेम प्रॉपर्टीज हैं सॉल्ट की, इसलिए ये तो बहुत ऑब्वियसनेस है इसमें, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कि डिस्क्लोज नहीं किया आपने कि सेक्शन 8 के अंदर कि आपने फॉर्म कहाँ फॉरेन कंट्री में फाइल किया है या नहीं किया, इनसफिशिएंट डिस्क्रिप्शन है कि डिस्क्रिप्शन में जब हम आपने कोई इन्वेंशन किसी ने उठाई उसने कहा जी ये तो काम ही नहीं करती इन्वेंशन, डिस्क्रिप्शन पूरी है ही नहीं। टाइम लिमिट है, जैसे कि कन्वेंशन एप्लीकेशन के केस में 12 मंथ्स का टाइम है, पीसीटी के केस में 31 मंथ्स का टाइम है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप एंटर ही नहीं करें उसमें, जैसे नेशनल फेज में जाना था आप उस टाइम फ्रेम को अपने एडियर नहीं किया, कुछ फॉल्स डिस्क्लोजर कर दिया है आपने, तो ये जो कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल उसमें बताया नहीं, उसका सोर्स नहीं बताया अगर आपने, तो इन ग्राउंड्स पे जो है आपका पेटेंट जो है वो अपोजिशन में जा सकता है। ये ग्राउंड्स हैं, प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट के बिल्कुल सेम ग्राउंड हैं जो अपोजिशन के ग्राउंड्स होते हैं। प्री ग्रांट जो है वो पब्लिकेशन से लेकर ग्रांट तक है और पोस्ट ग्रांट जो है वो डेट ऑफ ग्रांट से लेकर 1 साल तक, हाँ, कि कोई भी जो इंटरेस्टेड है वो उसको अपोज कर सकता है। और जनरली ये कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कि आपके फॉर्म को, ये पेटेंट को अपोज करते हैं। तो ये फॉर्म्स हैं उसके जो मतलब कि फॉर्म 7A में जो है वो प्री ग्रांट में है पहले जो था, और अब जो है वो प्री ग्रांट के लिए फॉर्म भरना और पहले नहीं पड़ता था, पीस ऑफ पेपर पे ही आप लिख सकते थे, अब उसके लिए फॉर्म बना दिया है। और ये ग्राउंड्स तो आपको बताए हैं, जो वो ग्राउंड आपको स्टेट करना है कि किस ग्राउंड के बेसिस पे आप अपोज कर रहे हैं, और उसमें पूरा ऑपोजिशन बोर्ड बनेगा, ऑपोजिशन बोर्ड के मेंबर्स के सामने आप पूरा रिटर्न वो जैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी वो प्रोसीडिंग्स होंगी। और अगर आप उसको कर लेते हो कि आप बता पाते हो कि भाई आपका जो पेटेंट है मतलब कि उसमें ये जो वैलिड ग्राउंड नहीं है तो आपको पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। एंड ग्रांट के बाद यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, ग्रांट के बाद उसको पेटेंट को अगर आपने मेंटेन करना है, 4 साल में ग्रांट हो गया लेकिन पेटेंट की लाइफ है 20 ईयर्स, तो उसको मेंटेन भी करना होता है, तो हमें एनुटी फीस पे करनी पड़ती है, हर साल एनुटी फीस पे करते हैं। और आजकल एक फॉर्म 27 भी है कि आप उस इन्वेंशन को कमर्शियली कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे, या अपने पास रख के ही बैठे हो, वो सबमिट करना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको और डिटेल में अगर आप जो है वो हम एक ऑनलाइन क्लास ले लेंगे जिसमें और थोड़ा बहुत और जो प्रोसीजर जैसे रिवोकेशन रिस्टोरेशन वो आपको बता देंगे हम कि कौन से फॉर्म्स हैं, कौन से सेक्शन के अंडर हम रिस्टोर कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी। और आप पेटेंट रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन या कुछ ऐसा लग रहा है? सब थक गए हैं बहुत हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और मैं आपको जो असाइनमेंट है वो आपको मैं भेज दूंगी, वो अभी ग्रुप में मैं डाल दूंगी असाइनमेंट, तो उसे वो छोटा सा ही असाइनमेंट है जो आज हमने जितना कवर किया है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ सर अटेंडेंस क्लास में बहुत मोनोटोनस थी या क्या था, आप सही सही बताइएगा। हाँ 11